अध्याय 1381 सच्चे देवता 4। सीमा स्टेल करीब थे। दरअसल समूहों से गुजरते हुए वह उनके करीब आ गया और सभी को वेरिटास से बचाया। आखिरकार निषिद्ध गुप्त क्षेत्र की रूपरेखा इसी तरह बनाई गई थी। सीमा स्टेल के जितना करीब था, उनके आसपास का वातावरण उतना ही खतरनाक होता गया। अधिक प्रतिभाशाली लोग स्वाभाविक रूप से बाकी लोगों की तुलना में इसके करीब थे। सेलेस्टे को एक अपवाद माना जा सकता है, क्योंकि उसके पास रोमुलस या रेवा वेरिटास जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक करीब पहुंचने की प्रतिभा थी, लेकिन उसने अपने कारणों से ऐसा नहीं करने का फैसला किया। फिर भी वर्तमान दूरी पर डेमियन और स्टेल के बीच केवल कुछ मिलियन किलोमीटर की दूरी है। समस्या यह थी कि वह अकेला नहीं था। बूम बूम बूम। एक ईश्वर की शक्ति, डेमियन अब इसे व्यक्तिगत रूप से महसूस कर रहा था। उन्होंने कभी भी उस पर सीधे हमला नहीं किया, या तो उसकी फुर्तीली हरकतों के कारण या क्योंकि वे उसे एक निश्चित दिशा में घुमा रहे थे, लेकिन दो श्रेया देवताओं द्वारा क्षेत्र के माध्यम से उसका पीछा करने से आसपास के वातावरण को जो नुकसान हुआ, वह भयानक था। विशाल गहरी जड़ों वाले पेड़ों को जमीन से ऐसे उखाड़ दिया गया जैसे वे कागज के बने हों। जानवरों को उनके आसपास रहने मात्र से काट दिया गया, और पृथ्वी इस हद तक छिन्न भिन्न हो गई कि वह फिर से कई लोगों के लिए जीवन बसाने में सक्षम नहीं होगी। आने वाले कल्प। डेमियन ने सीमा स्टेल तक अपना ट्रैक बनाए रखा। उसने अपने पीछे चल रही किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वह अनियंत्रित मन हो या उसके दुश्मनों की लगातार चिल्लाहट हो। वह अकेले ही सीमा रेखा तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बूम! कुछ ही फीट की दूरी पर एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसने डेमियन को दूसरी दिशा में धकेल दिया और उसके शरीर का एक हिस्सा जल गया। लानत है! उसने अपनी जीभ चटकाई और तेजी से अपनी गति प्राप्त करते हुए टेलीपोर्ट किया। वे पूरी तरह से बाहर नहीं जा रहे हैं। वह पहली चीज थी जिस पर उसने ध्यान दिया। जब वे वेरिटास देवताओं से लड़ रहे थे, उसके विपरीत ये दोनों देवता कानून पर अपने अधिकार की अनुमति वाली पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि वे कानूनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक देवता हूं, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं खेल के बारे में नहीं जानता? चूंकि उसके कार्यों से महिला ईश्वर की उसके प्रति घृणा पूरी तरह से बढ़ गई थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे आसानी से जाने दे। शायद वह चाहती थी कि उसे कष्ट हो, लेकिन कष्ट देने का यह तरीका नहीं था। तो वे कानूनों के माध्यम से उसे दबाने की कोशिश किए बिना मन का उपयोग क्यों कर रहे थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद उनका लक्ष्य भी वही है जो मेरा है। डेमियन ने बाल भर की दूरी से एक और मैना विस्फोट को चकमा दिया और अपने शरीर पर घावों को देखने के लिए एक क्षण का समय लेते हुए टेलीपोर्ट हो गया। यदि वे उसे सीमारेखा के सामने घेरना चाहते थे, तो वे उसे उस ओर धकेलने का बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये घाव बहुत गहरे नहीं हैं, लेकिन इन्हें ठीक करना कठिन है। अमरता का अधिकार, जो मेरे प्राकृतिक उपचार और ट्रांसेंडेंट रीजनरेशन जैसे लक्षणों से विकसित हुआ है, उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, इसलिए वे अच्छी तरह से जमा हो रहे हैं। यह सोचने का एक अजीब तरीका था कि वह अपने शरीर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन डेमियन को शोध के लिए खुद को निष्पक्ष रूप से देखने की आदत थी। अमरता का अधिकार शक्तिशाली था। उन्होंने वेरिटास कबीले के लिए भाड़े के सैनिक के रूप में बिताए वर्षों में इसकी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यदि घाव किसी देवता द्वारा बनाया गया था, तो चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों या उन्होंने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, यह कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि कोई दुश्मन दूसरी बार हमला कर सके, यहाँ तक कि एक कटे हुए अंग को भी पूरी तरह से बनाया जा सकता है,
और उसकी पूर्व क्षमताओं को मजबूत किया जा सकता है। यह एक राक्षसी सत्ता थी, लेकिन ईश्वरीय दिव्य ऊर्जा के विरुद्ध इसे भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि दिन के अंत में अमरता का अधिकार भी कानूनों पर बनाया गया था। हालांकि देवताओं के बीच उनका दर्जा शायद बहुत कम है, फिर भी वे सभी कानूनों से ऊपर हैं। भगवान होने का यही मतलब था। उनका पीछा काफी गंभीर था, लेकिन यह उस स्तर का नहीं था जिसे डेमियन संभाल नहीं सकता था। यह तब तक जारी रहा जब तक वे सीमा स्टेल तक नहीं पहुंच गए। वह विशाल दीवार जिसने निषिद्ध गुप्त क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को अवरुद्ध कर दिया था, एक ऐसी दीवार जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। डेमियन उस सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता था। वह इससे आगे जाना चाहता था, और उस मौके के लिए वह उस पर हमला करने के लिए दो देवताओं को अपने साथ लाया। बूम 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 बूम। जैसे ही डेमियन ने इसकी सतह पर टेलीपोर्ट किया, उनके मन ने उस पर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया। भागने की उसकी क्षमता इसकी उपस्थिति से सीमित होने के बावजूद टेलीपोर्टेशन ने उसे जिस सर्वदिशात्मक गति क्षमता की अनुमति दी थी, वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे बाधित किया जा सके, क्योंकि एक दिशा अवरुद्ध थी। जब डेमियन ने उसे पकड़ने के अपने प्रयासों को टाल दिया, तो दो स्ट्रेया देवता अधिक से अधिक नाराज हो गए, और जब तक वे अपने पीछा में इस बिंदु तक पहुंचे, वे पहले से ही अपने अधिकार का उपयोग कर रहे थे, जिसे उन्होंने अब तक करने से रोक दिया था। हालांकि यह शर्म की बात थी, क्योंकि डेमियन अभी भी उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। यह थोड़ा अजीब है, वह सोचने लगा। उनकी आक्रमण शक्ति को ध्यान में रखते हुए, यदि इनमें से कोई भी हमला मुझ पर होता है, तो मैं इतने समय तक आयोग से बाहर रहूंगा कि वे मुझे पकड़ सकें और जो चाहे कर सकें। लेकिन यह तभी होगा जब वे मुझे मार सकें। यह निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं की पूर्ण सीमा नहीं थी। इस तरह के हमले जटिलता के स्तर पर थे, जिन्हें इमोर्टल ब्लड असुर जैसा कोई व्यक्ति दोहरा सकता था, भले ही शक्ति कहीं अधिक हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्षमता उसने पहले कहाँ देखी थी? परिवेशीय मन की वह स्वाभाविक गति कहाँ थी जो प्रत्येक गति का समर्थन करती थी? एक ईश्वर का सच्चा आतंक। क्या वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? डेमियन ने दोनों पर नजर डाली। उनके भाव विकृत थे, खासकर वह महिला। अगर वह सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रही होती तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव नहीं होते। तो फिर क्या इसीलिए वे अब तक सीमा स्तंभ को नहीं तोड़ पाए हैं? शायद ये किसी भी तरह से उनसे जुड़ा मामला नहीं था। हो सकता है कि सीमा स्तंभ ने स्वयं ईश्वर के नियंत्रण को प्रतिबंधित कर दिया हो, जिससे उन्हें मूल रूप से अत्यधिक शक्तिशाली देवता कहा जा सके। अगर ऐसा होता, तब यह समझ में आता है कि वे कभी भी स्टेल को तोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हुए। यदि उनकी शक्ति इतनी ही सीमित होती, तो स्टेल को तोड़ना वास्तव में एक प्रभावशाली उपलब्धि होती। लेकिन अगर ऐसा है, तो मैं इससे कैसे पार पाऊंगा? डेमियन की इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं थी। जब भी उन्हें इस तरह का बुलावा महसूस हुआ, उन्हें कुछ ऐसा सामना करना पड़ा जो सत्ता तक की उनकी यात्रा में स्मारकीय था। डेमियन की इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं थी। जब भी उन्हें इस तरह का बुलावा महसूस हुआ, उन्हें कुछ ऐसा सामना करना पड़ा जो सत्ता तक की उनकी यात्रा में स्मारकीय था। वह इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता था क्योंकि स्टील अटूट लग रहा था। यह परेशानी भरा था क्योंकि उसे अपना अधिकांश ध्यान चकमा देने और भागने पर केंद्रित करना था, लेकिन उसकी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा दीवार को तोड़ने पर केंद्रित था। ओह, मैं भी ऐसा कर सकता था। उसने सोचा कि स्वर्गीय दुनिया में आने के बाद वे बेकार हो जाएंगे, लेकिन यह एकदम सही स्थिति थी, है ना? जबकि डेमियन ने उन दो देवताओं का ध्यान रखा,
एक और आकृति चुपचाप नीचे जमीन पर दिखाई दी और सीमा स्टेल की ओर बढ़ गई। उसके चमकदार लाल बाल हरी भरी हरियाली में उभरे हुए थे, लेकिन एक सेकंड के भीतर वह पहले से ही खुद को छिपा चुका था ताकि उसे आसानी से महसूस न किया जा सके। इसके अलावा उसके अजीब अस्तित्व के कारण उसे दूसरों की नज़र में तब तक इंसान नहीं माना जाएगा जब तक कि वे वास्तव में उसके मूल पर ध्यान नहीं देते। उस आदमी अलेक्जेंडर ने अपना हाथ सीमा स्तंभ के खिलाफ दबाया और अपनी जागरूकता उसकी सतह पर डाल दी। उन्होंने डेमियन वॉयड के रूप में अपनी सभी यादों का उपयोग करके इसका अध्ययन किया और लगभग पूरे 1 मिनट के बाद उन्हें एक निशान मिला। वह है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनके मुख्य शरीर की आंखें भी चौड़ी हो गईं। यह वह बिल्कुल भी नहीं था जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। स्टेल में मन का एक निशान छिपा हुआ था। यह उनकी रहस्यमयी ताकत और उद्देश्य के पीछे का रहस्य था। यह अस्तित्व का एक निशान था, उस रूप में जिसे डेमियन ने पहले कभी नहीं देखा था। अध्याय 1382 स्टेल 1। अस्तित्व। जब डेमियन को अलेक्जेंडर का शव मिला तो उसने अपना अधिकांश ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसका मुख्य शरीर न्यूनतम बुद्धि के साथ घूम रहा था, मुख्य रूप से अपनी प्रवृत्ति का उपयोग उन देवताओं से बचने और उनसे दूर रहने के लिए कर रहा था जो उस पर हमला कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से अगर उन्होंने उसे करीबी मुकाबले में चुनौती दी तो स्थिति अलग होगी, लेकिन डेमियन बिल्कुल यही स्थिति थी जिससे बचने के लिए वह कड़ी मेहनत कर रहा था। वह सिर्फ बाउंड्री स्टेल के पास ही नहीं रुके। 2 स्ट्रेया गॉड्स को एहसास हुआ कि उनके दूर से किए गए हमले बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। एक बार जब उन्होंने उसे घेर लिया तो सबसे पहली चीज जो उन्होंने करने की कोशिश की वह थी उसके करीब जाना और उसे टेलीपोर्टिंग करने से रोकना। हालांकि डेमियन उनके पीछे चला गया और पीछा को एक अलग दिशा में ले गया। उन्हें चाहिए था कि वे अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित रखें। अलेक्जेंडर पहले से ही सीमा स्टेल के यांत्रिकी के माध्यम से इसके पार रास्ता खोजने के लिए काम कर रहा था, इसलिए उसका काम अब उन दोनों को अलेक्जेंडर की उपस्थिति का एहसास करने से रोकना था। प्रक्रिया के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। डेमियन की जागरूकता बहुत अच्छी थी और टेलीपोर्टेशन द्वारा उसका समर्थन करने से देवताओं को भी उसे पकड़ने में कठिनाई होगी। उसकी गतिविधियों का कोई पैटर्न या दिशा नहीं थी, वह कभी भी पर्यावरण से बाधित नहीं हुआ था और उसकी सीमा ऐसी नहीं थी जिस पर वे आसानी से अपनी उंगली रख सकें। डेमियन ने यह सुनिश्चित किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, जब तक कि उनके पास इतनी शक्ति न हो कि वह उनसे बच न सके, वे उसे पकड़ नहीं सके। और अब तक उन्होंने जो दिखाया उससे उन्हें विश्वास था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी तो मैं उन्हें निम्न श्रेणी के देवता ही कहूंगा। इस स्तर पर वे लगभग कानून से ऊपर एक बिंदु पर पहुंच गए हैं, इसलिए नियंत्रण के मामले में वे लगभग उस स्तर पर नहीं हैं जिसे वे स्वर्गीय ईश्वर तल में व्यक्त कर सकते हैं। हेवेनली गॉड प्लेन में एक सहायक वातावरण था जिसने भगवान को बिना किसी प्रतिबंध के कुछ भी और सब कुछ दिखाने की अनुमति दी। हालांकि वास्तविक विमान अलग था। इसने उन्हें सीधे तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन स्वर्गीय व्यवस्था सभी प्राणियों से ऊपर थी और उन सभी को अपने डोमेन के दायरे में रखा, जिसने ईश्वर को समान स्तर की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए और अधिक काम करने के लिए मजबूर किया। निम्न श्रेणी के देवता उस डोमेन पर विजय नहीं पा सके। शायद यह डेमियन द्वारा पहले खोजे गए आत्मा के मामलों के कारण था, या शायद यह कुछ और था, लेकिन तथ्य नहीं बदले। जब तक मैं उन्हें खुद पर वार नहीं करने देता, वे मुझे पकड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं था कि कोई खतरा नहीं था। दिन के अंत में वे अभी भी भगवान थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी किंवदंतियां महान थीं,
उनकी आत्माएं महान थीं, उनका मन महान था और उनके कानून महान थे। डेमियन भी अपने तरीके से महान था, लेकिन निष्पक्ष रूप से कहें तो उनके पास उससे कहीं अधिक शक्ति थी। इसलिए वह केवल दौड़ सकता था और उन्हें यथासंभव लंबे समय तक भ्रमित कर सकता था, इससे पहले कि वे अपनी पिछली चोटों से ठीक हो जाएं और उसे घेर लें। ऐसा होने से पहले अलेक्जेंडर को सीमा स्तंभ को तोड़ना पड़ा। उस विषय पर यह मुश्किल है। वह उस निशान को लगभग तुरंत ही महसूस करने में सक्षम था क्योंकि वह स्वयं अस्तित्व को नियंत्रित करता था। हालांकि वास्तव में उस निशान को हटाना बिल्कुल अलग मामला था। डेमियन सबसे पहले किस समस्या से जूझ रहा था? यह अस्तित्व को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित करने में उनकी असमर्थता थी। तो यदि यहाँ उत्तर बिल्कुल यही था, तो उसे क्या करना चाहिए था? चाहे मैं कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मेरे लिए अपने मुख्य शरीर की जुदाई से पहले वह तरीका खोजना असंभव है। यदि ऐसा है तो उसे कोई समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। मैं जो देख रहा हूं, उसके अनुसार यह एक बहुत ही सरल पहेली है। किसी भी अन्य चीज से अधिक लोग इसे हल नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने क्रूर बल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह भी तथ्य है कि वे पहली बार में इस पहेली की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके। यदि डेमियन से पहले कोई यह समझ सकता था कि वह अब क्या समझ रहा है, तो सीमा स्टेल का बहुत पहले ही ध्यान रखा जा चुका होता। लेकिन चूंकि वे ऐसा नहीं कर सके, इतनी सरल पहेली ने उन्हें अनकही सहस्राब्दियों तक बाधित रखा। फिर भी क्या इसे दूसरे तरीके से करना संभव है? उसने अपने मन से अस्तित्व के निशान को पकड़ लिया और उसे स्थानांतरित करने का रास्ता खोजने की कोशिश की। यह एक सामान्य पहेली ब्लॉक की तरह नहीं था, इसलिए यह विधि स्वाभाविक रूप से काम नहीं करती थी। उसके बाद उसने पहेली के निकास बिंदु की सापेक्ष स्थिति को बदलने के लिए पर्यावरण को अस्तित्व के निशान के चारों ओर ले जाने की कोशिश की। हालांकि वह भी काम नहीं आया। अपने परीक्षण के आधे रास्ते में उसने क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया और यह वापस सामान्य हो गया। उन्होंने जो तीसरी रणनीति अपनाई वह सबसे कुंद थी, लेकिन वह सबसे तर्कसंगत भी लगी। उन्होंने पहेली में अस्तित्व नियम डाला। अस्तित्व के निशान को बाहर खींचने का एक मार्ग था। जब कोई इसे अंत तक पहुंचा देगा, तो सीमा स्तंभ संभवतः ढह जाएगा और व्यक्ति अपने लिए अस्तित्व का निशान हासिल कर लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन चूंकि डेमियन ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने पहेली तंत्र पर काबू पाने के लिए शुद्ध मात्रा का उपयोग करते हुए अपने स्वयं के अस्तित्व कानून से मार्ग भर दिया। जहां तक इसकी प्रभावशीलता का सवाल है, यह निश्चित रूप से काम कर रहा है। N0V3 LTR0V ने N0V3 LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। यह तुरंत काम नहीं आया, लेकिन उनके अन्य प्रयासों के विपरीत पहेली ने उन्हें प्रयास बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया। शायद इसलिए कि मैंने अभी-अभी यह सब उड़ेल दिया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। यदि मैं इसे आसपास के क्षेत्र में लीक हुए बिना मार्ग पर ही रोक दूं। उन्होंने अथक परिश्रम किया। सेकंड बहुत धीरे धीरे बीते और अपने मन में उसने विभिन्न बदलावों को देखा जो स्टेल के भीतर हो रहे थे। अस्तित्व को नियंत्रित करना, यह उतना ही भव्य कार्य था जितना यह लग रहा था। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट अपनाने का कोई रास्ता नहीं था। अब भी चूंकि डेमियन ने पहेली से पार पाने के लिए एक शॉर्टकट का उपयोग किया था, फिर भी उसे अस्तित्व को कम से कम कुछ हद तक अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना सीखना था। अलेक्जेंडर ने अपना पूरा ध्यान कार्य पर इस हद तक लगा दिया कि उसका परिवेश डूब गया। डेमियन, जो आसपास के क्षेत्र में ही रहता था, ने उसकी रक्षा के लिए कुछ क्लोन भेजे क्योंकि उसने उन दो देवताओं का ध्यान बनाए रखा था। समय को सेकंडों में गिनना पड़ता था,
उन्हें पहली बार सीमा स्तंभ पर पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं बीता था, लेकिन इसमें शामिल प्रत्येक पक्ष ने प्रत्येक सेकंड का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग किया। यह कठिन होता जा रहा है। डेमियन उन्हें इस तरह आगे ले जा सका, इसका मुख्य कारण यह था कि 2 स्ट्रेया देवता उसके और वेरिटास ग्रैंड एल्डर्स दोनों द्वारा पहले ही घायल हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी चोटें कम होती गईं और उनके हमले अधिक शक्तिशाली होते गए। वे भी टालमटोल कर रहे थे। यही कारण है कि उन्होंने कभी भी उसके विरुद्ध अपने कानूनों का प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया। जिस तरह वह तब तक रुका रहा जब तक कि अलेक्जेंडर ने सीमा स्तंभ नहीं खोल दिया। वे एक अज्ञात दुश्मन के साथ युद्ध में शामिल होने से पहले अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। वे बेवकूफ नहीं थे। चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों न हों, उन्होंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। हो सकता है कि डेमियन उनकी धारणा में एक देवता के रूप में प्रकट हुआ हो, लेकिन जब वे स्वर्गीय ईश्वर विमान में थे, तब वह उन पर हमला करने के लिए उनकी सभी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम था। वह उतना सरल नहीं हो सका जितना वह दिखता था। इसलिए अनावश्यक रूप से खुद को जोखिम में डालने के बजाय उन्होंने उसका पीछा किया और अपनी ताकत हासिल करते हुए उसकी जांच की। लेकिन अब वे उस मुकाम पर पहुंच चुके थे। उन्हें अब इसे सुरक्षित खेलने की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने कुछ हद तक अनुमान लगाया था कि डेमियन क्या करने में सक्षम है। हालांकि समय वास्तव में एकदम सही था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने रुकने की जरूरत खो दी, डेमियन ने भी ऐसा ही किया। जमीन गड़गड़ाने लगी और आसमान में धूल उड़ गई। सीमा स्टेल को कुछ हो रहा था। अध्याय 1383 स्टेल 2। सभी ने इसे देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे गुप्त क्षेत्र में कहाँ थे, उन सभी ने विशाल सीमा स्तंभों को उसके शेष 4-5वें भाग को ढहते हुए रोकते हुए देखा। यह एक भव्य दृश्य था, मानो मानवता के अनगिनत कारनामे एक ही समय में नष्ट भी हो रहे हों और प्रकट भी हो रहे हों। वेरिटास कबीले के लिए, जो वर्तमान में पुनः संगठित हो रहा था, इसका कोई खास मतलब नहीं था। उनके पास अन्य कार्य थे जिन्हें अन्वेषण पर प्राथमिकता दी गई थी, और यदि वे ऐसा नहीं भी करते थे, तब भी जब उनकी युवा पीढ़ी मौजूद थी तो वे अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नहीं थे। वेगा कबीले के भी ऐसे ही विचार थे। वे यह देखने के लिए रुके रहे कि बाकी लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक क्यूशू फेडरेशन का सवाल है, उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठों को संदेश भेजा और अपनी युवा प्रतिभाओं को पीछे छोड़ते हुए विशेष रूप से अपने पुराने विशेषज्ञों के साथ एक बल की स्थापना की। वे उस स्टेल के दूसरी तरफ से पैसे की गंध महसूस कर सकते थे और वे किसी और को उस तक पहले पहुंचने नहीं दे सकते थे। दुर्भाग्य से वे उस कारण को देखने में असफल रहे कि स्टील पहले स्थान पर क्यों टूटा। स्ट्रेया कबीले को पहले ही गुप्त क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। 2 देवताओं को छोड़कर उनकी सभी प्रतिभाएं, शक्तियां और संरक्षक मारे गए थे, और वे दोनों देवता उसी व्यक्ति का पीछा कर रहे थे जिसने पूरे पूर्वी क्षेत्र के लिए नए क्षितिज खोले। बच्चे, तुम मर गए। गेराल्ड स्ट्रेया नाम का वह व्यक्ति चिल्लाया जब उसने अपने कानून और मन को इकट्ठा किया। वह जिस महिला प्रिया स्ट्रेया के साथ था, वह शांत थी, लेकिन उसकी भावनाएं वैसी ही थीं। उन दोनों ने भगवान के रूप में अपनी शक्ति इकट्ठी की, गिरती हुई सीमा की अनदेखी की और डेमियन पर हमला किया। वाह! दुनिया में शक्ति की 2 विशाल सुनामियां आईं। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक पूरी दुनिया का रंग गहरे लाल रंग में बदल गया। डेमियन के पास पहुंचते पहुंचते वह विचित्र रंगीन दुनिया हर गुजरते सेकंड के साथ असली रंगीन दुनिया को निगलती गई। उनके दृष्टिकोण से यह बिल्कुल भयानक था। यही तो कानून की शक्ति है।
उनके कानूनों ने न केवल वातावरण में हस्तक्षेप किया या उसे प्रभावित किया, बल्कि उन्होंने इसे पूरी तरह से निगल लिया। यदि डेमियन को इससे आघात लगता तो वह यह भी नहीं कह सकता था कि उसे निगला नहीं जाएगा। मुझे पहले दौड़ना होगा। अब अहंकार करने का समय नहीं है। वह इसे शुरू से जानता था, लेकिन इसे सीधे देखने से उसे यह बिल्कुल नए स्तर पर महसूस हुआ। देवताओं को एक कारण से भगवान कहा जाता था। उसने अपने मन को आगे बढ़ाया और नए खुले क्षेत्र की दिशा में यथासंभव तेजी से टेलीपोर्ट किया। रास्ते में एक लाल धब्बा उसके पास आया और उसके शरीर में गायब हो गया। अलेक्जेंडर को इकट्ठा करना ही उसकी एकमात्र चिंता थी, और चूंकि यह इतनी जल्दी हुआ, इसलिए उसे अपनी गति धीमी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चमक! उसकी गति अचानक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। वह स्टेल जो कभी दूरी में छाया बन गया था, पहले से ही सीधे उसके सामने था, और वह आगे आने वाले खतरों के बारे में कोई विचार किए बिना उसकी ओर बढ़ गया। लेकिन डेमियन एक देवता था। स्वर्गीय दुनिया में आने के बाद से उनका टेलीपोर्टेशन प्रतिबंधित कर दिया गया था, और अब वह उन देवताओं का असली चेहरा देख रहा था जिन्हें उसने चुनौती दी थी। उस लाल रंग की दुनिया ने बिना किसी समस्या के उसके टेलीपोर्टेशन की गति को बनाए रखते हुए उसका पीछा किया, मानो उसे यह बताने के लिए कि दौड़ने की कोशिश करना बेकार है। गेराल्ड और प्रिया ने अपनी अभिव्यक्ति में और भी अधिक दिव्य ऊर्जा डाल दी, जिससे उसकी गति डेमियन की दौड़ से भी अधिक बढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाल रंग की दुनिया ने उसे निगल लिया। केहेक! डेमियन के पूरे शरीर पर उनके कानूनों द्वारा हमला किए जाने के कारण कई कौर खून निकला। उनके अपने कानूनों ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन एक जनरल और एक कमांडर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमियन अपने कानूनों के कितने करीब था, वह उन्हें इतनी आज़ादी के साथ तोड़मरोड़ नहीं सका कि विपक्ष का उतनी तीव्रता से मुकाबला कर सके जितनी उसे जरूरत थी। फिर भी उन्होंने उस ऊर्जा को अपने शरीर से दूर रखने की पूरी कोशिश की, और जैसा कि उन्होंने इस हमले के माध्यम से पाया, वॉयड फिजिक के एकीकरण का एक और उपयोगी प्रभाव पड़ा। शून्य ऊर्जा उसके शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रसारित होती थी। अब उसे अपने शरीर में प्रवेश करने और हमलावर ताकतों को दबाने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। हर दिशा से, हर छिद्र, नस और तंत्रिका से शून्य ऊर्जा ने अपना बल ढीला कर दिया और विदेशी ऊर्जा को वश में कर लिया। इसने डेमियन को बहुत अधिक घायल होने से बचा लिया, लेकिन अमरता के प्राधिकरण को संभलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वह अभी भी घायल हो रहा था। लानत है! वह दहाड़ने लगा, अपनी आवाज का उपयोग मन को प्रक्षेपित करने के लिए कर रहा था क्योंकि उसका शरीर अवरुद्ध हो रहा था। उसकी ऊर्जा आसपास के वातावरण में फूट पड़ी और आने वाली ताकत को पीछे धकेल दिया। आजादी के एक ही क्षण में डेमियन ने अपने शरीर के भीतर छुपी सारी ताकत जुटा ली और गहरे लाल रंग की दुनिया के खिलाफ हमला कर दिया। वाह! टकराते कानूनों ने एक सुंदर चित्र चित्रित किया, लेकिन डेमियन के पास इस पर ध्यान देने का मन नहीं था। टक्कर के कारण उत्पन्न प्रतिकर्षण के कारण वह गहरे लाल रंग की दुनिया से बाहर हो गया था, और खुद को फिर से आंदोलन की स्वतंत्रता के साथ पाकर उसने एक बार फिर टेलीपोर्ट किया। उसने इसे सीमा पार कर लिया, और निःसंदेह उसके शत्रुओं ने वहां भी उसका पीछा किया। क्या ये स्ट्राया कबीले के देवता इतनी आसानी से उसे छोड़ देंगे? सच तो यह है कि उनके तर्कसंगत दिमाग ने उन्हें यह बताया। डेमियन का जीवन इस प्रयास के जोखिमों को दूर करने के लिए पर्याप्त बड़ा पुरस्कार नहीं था। हालांकि उन्होंने फिर भी ऐसा किया। शायद यदि उनका पीछा अभी शुरू हुआ होता तो वे इसे छोड़ने में सक्षम होते, लेकिन अब यह केवल उनकी व्यक्तिगत शिकायतें नहीं थीं। यह गौरव था,
और यह उनके स्ट्रेया कबीले की प्रतिष्ठा थी। यदि वेरिटास कबीले के एकमात्र भाड़े के सैनिक द्वारा उन्हें चतुराई से पराजित कर दिया जाता तो लोग उनके बारे में क्या कहते। हालांकि यह अजीब लग रहा था, स्ट्राया कबीला एक ऐसा स्थान था जो दूसरों की तुलना में अपनी प्रतिष्ठा पर अधिक भरोसा करता था। जिस उत्तरी क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया, उसका अन्य प्रमुख क्षेत्रों के बीच एक विशेष वर्गीकरण था। इसे अराजक क्षेत्र कहा जाता था। यदि स्ट्राया कबीले ने वहां रहने वाले लोगों के दिलों में पूर्ण भय पैदा करने की क्षमता खो दी, अगर उन्होंने इस तरह के दाग के कारण अपनी अदम्य प्रतिष्ठा खो दी, तो उनके अधिकार को बार बार चुनौती दी जाएगी जब तक कि उन्हें बड़े नुकसान का सामना न करना पड़े। खुद को बचाना। ये उत्तरी क्षेत्र पर शासन करने की बारीकियां थीं, जिनसे स्ट्रेया कबीले को निपटना था, क्योंकि वे विश्वास के बजाय भय के आधार पर शासन करते थे। इसलिए यह जानते हुए भी कि वे खुद को जोखिमों के अधीन कर रहे थे, गेराल्ड और प्रिया ने डेमियन का नए क्षेत्र में पीछा किया और अपना हमला जारी रखा। डेमियन ने उन्हें ध्यान में रखा, लेकिन उसका ध्यान अपने आसपास के वातावरण पर अधिक था। मुझे भागने का रास्ता ढूंढना होगा। लड़ाई अभी कोई विकल्प नहीं है। वह इस बात की भी गारंटी नहीं दे सका कि वह अब 2 स्ट्रेया देवताओं से संपर्क कर सकता है, क्योंकि वे ठीक हो गए हैं। वह युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि भागना ही एकमात्र विकल्प था, तो उसे ऐसा ठीक से करना था ताकि उसे इस निषिद्ध क्षेत्र में उनसे भी बदतर किसी चीज का सामना न करना पड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी के लिए मुझे बस यह करना है। टकराना। अर्घ। एक मुक्का सीधा उसकी बगल में लगा, जिससे उसके शरीर में छेद हो गया और वह कई 100 किलोमीटर पश्चिम की ओर फेंका गया। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। अगर मैं एक क्षण भी धीमा होता, तो मैं 2 हिस्सों में बंट गया होता। आखिरी क्षण तक उसने जेराल्ड पर ध्यान नहीं दिया। उस आदमी की गति उससे कहीं अधिक थी जो डेमियन ने उसके लिए संभव समझा था। उन्होंने अपनी जागरूकता को अपने शरीर के चारों ओर एक सीमित क्षेत्र में फैलाया और जितना संभव हो सके अपनी इंद्रियों को बढ़ाया। गेराल्ड पहले से ही दूसरे मुक्के के लिए आ रहा था, इस बार सिर पर। डेमियन ने इससे बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया और तुरंत हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर आ गया। वाह! मुट्ठी उसके गाल से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसका बल कनेक्शन की कमी के बावजूद उसके कंधे से एक टुकड़ा फाड़ने के लिए पर्याप्त था। वहां पहले से ही एक और मुट्ठी उड़ रही थी। डेमियन को महसूस हुआ कि यह उसके पेट की ओर आ रहा है। तथापि उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। बिना एक पल भी सोचे या एक पल की झिझक की थोड़ी सी भी चिंगारी के बिना उसने तेजी से लगातार 6 बार टेलीपोर्ट किया, जिससे भागने के लिए बल को उसके शरीर पर वापस आने की अनुमति मिल गई। यह बिल्कुल सहज प्रतिक्रिया थी जिसने जीवित रहने के लिए उसकी सुरक्षा का बलिदान दे दिया। यह एक सहज प्रवृत्ति थी जो जेराल्ड के पास नहीं थी। ऐसा लगा मानो समय धीमा हो गया हो। डेमियन अपने लगातार टेलीपोर्टेशन के बाद वास्तविक दुनिया में फिर से प्रकट हुआ। जब उन्होंने देखा तो उनका शरीर आधा ही बना था। उस स्थान पर जहां वह और जेराल्ड थे, उस स्थान पर जहां अब केवल जेराल्ड खड़ा था। एक खुला मुंह, सैकड़ों हजारों उस्तरानुकीले दांतों से युक्त मुंह। निचला जबड़ा नजरों से उझल था, जबकि जबड़े का ऊपरी हिस्सा 1 लाख किलोमीटर की गगनचुंबी इमारत की तरह ऊंचा खड़ा था। यह एक ऐसा पंजा था जो दुनिया को निगल सकता था। और उसी क्षण वह प्रकट हुआ, वह बंद हो गया। जेराल्ड के जीवन की आभा तुरंत गायब हो गई, जैसे वह चीज। केवल डेमियन और प्रिया ही हवा में रहे, और उनमें से कोई भी हिल नहीं सका। बात यह है कि उन्होंने एक ही विचार साझा किया। अभी अभी हो क्या गया।
अध्याय 1384-1 मुझे जाना है। डेमियन के दिमाग से बाकी सभी विचार गायब हो गए। उनके अस्तित्व के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने तब तक इंतजार भी नहीं किया जब तक कि वह पूरी तरह से उस पर कार्रवाई नहीं कर लेता जो अभी हुआ था। शेष शत्रु ईश्वर या किसी अन्य चीज पर ध्यान दिए बिना जो उसके पैरों के नीचे छिपी हो सकती थी, उसने गुस्से में अज्ञात क्षेत्र में गहराई से टेलीपोर्ट किया ताकि जो कुछ भी वह चीज थी उससे दूर हो जाए। वह सीमा स्टील, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। यह वहां एक कारण से था। उन्हें उम्मीद थी कि यह और खतरनाक होगा। यह अनुमति दी गई क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र खोल रहा था जिस पर अब तक प्रतिबंध था। लेकिन एक सच्चे ईश्वर को, जो निषिद्ध गुप्त क्षेत्र में मौजूद सबसे मजबूत लोगों में से एक था, को एक ही पल में मरते हुए देखना बिल्कुल अलग मामला था। यह डरावना था। गेराल्ड के पास सारी शक्ति होने के बावजूद वह ऐसा व्यक्ति था जो डेमियन को भी मार सकता था। वह वापस लड़ने का मौका दिए बिना एक ही पल में मर गया। अगर उसका भी ऐसा ही हश्र हुआ तो किसी को मौका नहीं मिला। लेकिन लोग फिर भी आने वाले थे। कबीले अभी भी इन अज्ञात भूमियों का पता लगाएंगे और अंततः वे पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाफ खड़े होने और अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त मजबूत लोगों को भेजेंगे। हालांकि वह किसी और समय की कहानी थी। जब तक डेमियन इस क्षेत्र से जुड़ा रहेगा, यह देवताओं के लिए एक कब्रिस्तान बना रहेगा। डेमियन ने खुद को ज्यादा सोचने नहीं दिया। उन्होंने अकेले ही उस बल का अनुसरण किया जिसने उन्हें सबसे पहले सीमा पार बुलाया था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने नीचे नहीं देखा, उसने मुश्किल से ही आगे देखा। वह पूरी तरह से उस बल पर केंद्रित था और उसके पास जो कुछ भी था उसे भागने में लगा रहा था। नष्ट की गई सीमा स्टेल, प्रियास्ट्रेया और बाकी सब कुछ जो वह बैरियर के माध्यम से अपने साथ लाया था, पीछे छूट गया था। और जब आसपास का वातावरण हरे भरे वर्षावन से हर दिशा में हरियाली के साथ अधिक चट्टानी और शुष्क इलाके में बदल गया, तो उसने अंततः अपनी गति धीमी कर दी। गति। उसने गहरी सांस ली और खुद को स्थिर किया। वह पागलपन था। यह इस तरह की घटना का अनुभव करने का उनका पहला अवसर नहीं था। वास्तव में अतीत में ऐसे कई उदाहरण थे जहां एक मजबूत चरित्र को आश्चर्यचकित कर दिया गया था और किसी शक्तिशाली चीज ने उसे मार डाला था। हालांकि जो चीज इस घटना को बाकियों से अलग करती थी वह थी सत्ता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ईश्वरत्व चरम सीमा थी। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं जिसके बारे में डेमियन को पता था। हाँ, जेराल्ड शायद ही कोई भगवान था। वह देवताओं की श्रेणी में सबसे निचले स्तर पर था, जैसे सभी देवता जिन्हें गुप्त क्षेत्र में भेजा गया था। लेकिन क्या इससे कुछ बदलाव आया? जिसने भी दहलीज पार की और ईश्वरत्व की रचना की, उसे एक ही पल में मार दिया गया। जो कोई शिखर तक पहुंच गया था, वह सच्ची शक्ति के सामने अभी भी बहुत कमजोर था। डेमियन कायर नहीं था, लेकिन वह घमंडी लड़का भी नहीं था। जेराल्ड जैसी गलती के कारण मरने की उसकी कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसने तब तक भागने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा जब तक कि वह स्थान से कम कई अरब किलोमीटर दूर अपनी वर्तमान दूरी तक नहीं पहुंच गया। इधर जैसे जैसे पारिस्थितिकी तंत्र बदला, नीचे जमीन पर रहने वाले जीव जंतु दिखाई देने लगे। उन्हें छुपाने वाला छत्र गायब हो गया और वातावरण बदरंग हो गया, इसलिए उनमें से सबसे बड़े के लिए छिपना मुश्किल हो गया। इस प्रकार का परिदृश्य आम तौर पर भूमिगत प्राणियों के विकास का समर्थन करता है, इसलिए डेमियन ने अपनी सावधानी नहीं छोड़ी, लेकिन उसे कम से कम विश्वास था कि वह इस तरह की जगह पर मरने से पहले प्रतिक्रिया कर सकता है। आखिरकार पिछली बार यह निश्चित रूप से भाग्य का साथ था। जो चीज मुझे बुला रही है वह करीब है।
अगर मैं इसे सही से पढ़ रहा हूं तो इसे वहीं होना चाहिए। लगभग 50 लाख मील दूर एक पर्वत श्रृंखला थी। यह डेमियन की आंख की रेखा से आगे तक फैला हुआ था, लेकिन वास्तव में उसे पहाड़ों में नहीं जाना था। इसके बजाय उसका लक्ष्य वह विशाल खड्ड था जो पहले पहाड़ों के आधार पर बना था, जो अलग अलग इलाकों के बीच एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता था। मैंने अपनी जागरूकता से कई बार स्कैन किया है, लेकिन मुझे कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। सुरक्षित महसूस करने के बजाय मैं और भी कम सुरक्षित महसूस करता हूँ। नीचे बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उसे किसी भी जानवर का आभास नहीं हो रहा था जो उसके लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था। हालांकि जेराल्ड की हत्या जैसा हमला इस स्थान पर असामान्य नहीं हो सकता। शायद जिस प्राणी ने उसे खाया था वह वर्षावन क्षेत्र का शासक था, लेकिन उसने इस नए क्षेत्र के शासक के अस्तित्व के बारे में भी बताया। चूंकि डेमियन इस तरह की किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सका, यह या तो बेहद शक्तिशाली था, बेहद गुप्त था या बेहद स्मार्ट था। इनमें से कोई भी उसके लिए अच्छा नहीं था। जागरूकता पर्याप्त नहीं है। यदि वह ऐसी जगह पर सुरक्षा का अभ्यास करना चाहता है तो उसे और भी कुछ करना होगा। डेमियन का मन शांति से भड़क उठा। क्लोनों के समुद्र में बदलने से पहले बड़ा और बड़ा होता गया। इन क्लोनों ने बिना किसी विशेष उद्देश्य के बस घूमते हुए आकाश और पृथ्वी को छान मारा। उन्हें निगरानी में रखा गया और मार दिया गया। वे डेमियन की आंखें और कान थे, इसलिए जब वह खड्ड की ओर बढ़ रहा था तो उसे आश्चर्य का सामना नहीं करना पड़ा। इन सावधानियों के कारण ट्रेक बहुत रोमांचक नहीं था, लेकिन यह इस तरह से बेहतर था। वह तेजी से खड्ड तक पहुंचा और कुछ क्लोन भेजने के बाद वह खुद उसमें घुस गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अंधेरा है। ऐसी जगह से यह स्वाभाविक था, लेकिन डेमियन की आंखों को उसकी अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि इसे किसी चीज द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अपने क्लोनों के साथ संबंध पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह एक दिखावा भी हो सकता है। मुझे बुलाने वाली शक्ति इस खड्ड के नीचे कहीं है, इसलिए मुझे इसकी परवाह किए बिना नीचे की ओर यात्रा करते रहना होगा। बाहर की हवा के लिए जगह खुली होने के बावजूद वह नम और बासी थी। वह जितना नीचे जाता उसका प्रभाव उतना ही कम होता जाता। वातावरण दमघोंटू था, अंधेरा भी। इसने डेमियन की त्वचा को जकड़ लिया। चींटियों की कॉलोनी की तरह उसके ऊपर रेंगने लगी। यह भी शांत था। वह जानता था कि यहाँ जानवर रहते हैं। वह उन्हें चट्टानों के पार भागते और हर जगह निशान छोड़ते हुए सुन सकता था। वह दूर से उन्हें अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए गुर्राते और गाते हुए सुन सकता था। लेकिन कुछ भी उसके पास नहीं आया। कुछ लोग कुछ ही फीट की दूरी पर आ गए, लेकिन जो कोई भी आया उसने अपनी बड़ी बड़ी मोतियों वाली आंखों से उसे देखा, क्योंकि वह नीचे उतर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो यह डरावना था। यह उससे कहीं ज्यादा डरावना था जितना कि अगर वे उन पर हमला करते जैसा कि वे आमतौर पर करते थे तो होता, क्योंकि कुछ ऐसा था जो इन जानवरों को उनकी प्रवृत्ति को नजरअंदाज करने और उस पर नजर रखने के लिए मजबूर कर रहा था। और सबसे खराब हिस्सा, मकड़ियों। उनमें से टन। वे इस खड्ड में रहने वाली मुख्य प्रजातियां थीं। इस अध्याय की आरंभिक रिलीज एनशूनिवेल BJJN साइट पर हुई। डेमियन अब बड़ा वयस्क हो गया था। यह कहना कि वह अब भी मकड़ियों से अतार्किक रूप से डरता था बस थोड़ा सा ज्यादा था। तथापि यह उन चीजों में से एक है जो उस पूरे विकास के दौरान मेरे साथ रहीं। थोड़ा पागलपन है। उसकी मुट्ठियां खुजलाने लगीं। जब भी वह मकड़ी को देखता
तो वह उसे कुचलकर मिटा देना चाहता था। उनकी यात्रा में मकड़ियां आश्चर्यजनक रूप से असामान्य थीं। उसने उन्हें कटे हुए संसार में देखा, लेकिन उस समय उसके कार्यों में कोई भूमिका निभाने के लिए उसकी अतार्किकता के लिए बहुत कुछ चल रहा था। यह स्थिति अलग थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसने अतार्किकता को सबसे आगे धकेल दिया और हर चीज पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, किसी के विचारों को निर्देशित करने वाली रोशनी कम हो गई और छाया में छिपे डर और नकारात्मक भावनाओं को सक्रिय होने का मौका मिल गया। डेमियन के लिए वे भावनाएं उतनी प्रमुख नहीं थीं जितनी अधिकांश लोगों के लिए थीं, लेकिन वहां अभी भी कुछ था, कुछ ऐसा जिससे वह कभी छुटकारा नहीं पा सका था। उदासीनता एवं विनाशकारी प्रवृत्तियां। जिन चीजों को उसने यथासंभव दबाया, मकड़ियों जैसे भौतिक प्रेरकों से बांधकर उसके विचारों को अजीब तरीकों से अस्तव्यस्त कर दिया। डेमियन को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन इस खड्ड में कुछ गड़बड़ थी। कुछ ऐसा उलझ गया कि वह समझाना शुरू नहीं कर सका। अध्याय 1385 ट्रेस 2। उसकी सांसें ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वह सुन सकता था। एक निश्चित बिंदु पार करने के बाद उसके चारों ओर रेंगने वाले प्राणियों की आवाज भी गायब हो गई और खड्ड की दीवारें बंद होती गईं। डेमियन के पास बमुश्किल उनके माध्यम से अपने शरीर को निचोड़ने के लिए जगह थी और उसके पास उन्हें तोड़ने का विकल्प भी नहीं था। आखिर उन दीवारों के पीछे, मैं यह भी नहीं जानना चाहता कि उन दीवारों के पीछे क्या है। अकेले उतार चढ़ाव भयावह थे। जब डेमियन ने पहली बार उन्हें महसूस किया तो उसका शरीर सहज रूप से अकड़ गया और उसकी इंद्रियां चिल्लाने लगीं और उसे बताया कि अगर उसने अपनी जागरूकता से स्कैन करने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। यहाँ एक जानवर था। डेमियन ने गेराल्ड को मारते हुए जो देखा उससे भी परे एक जानवर, और एकमात्र चीज जो उसे उस जानवर से अलग करती थी वह दीवारें थीं। क्या उसने पहले अंधेरे का जिक्र किया था? यह अब और भी बुरा था। वातावरण और अधिक अंधकारमय नहीं हो सका। आसपास के अंधेरे से डेमियन के कंधों पर पड़ने वाला दमन पहले से ही उसे गहरी खाई में डुबा रहा था, लेकिन अब उसकी इंद्रियां भी दब रही थीं। सभी देखने वाली आंखें ठीक से काम कर रही थीं। उसकी आत्मिक इंद्रिय और अन्य सभी चीजें वैसे ही काम कर रही थीं जैसी उन्हें करनी चाहिए थीं, लेकिन उसकी शारीरिक दृष्टि धुंधली हो रही थी, उसकी गंध की भावना खत्म हो गई थी, उसकी सुनने की शक्ति क्षीण हो गई थी और स्पर्श की इंद्रिय भी सुन्न हो गई थी। डेमियन ने ऊपर देखा। सिर्फ काला रंग था। अब उसे खड्ड से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा। यह सब काला था। वह अब मुश्किल से दीवारों को महसूस कर पा रहा था। वह बस नीचे की ओर बढ़ता गया, उस चीज के करीब आता गया जिसने उसे यहां बुलाया था। डेमियन यथासंभव शांत रहा। उसने अपने मन पर लगाम लगाई और नीचे उतरते ही अपनी उपस्थिति छिपा ली। आसपास के परिवेश का एहसास बरकरार रखने के लिए उसने अपने हाथ दीवारों पर रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि दीवारें और आगे बढ़ती जा रही थीं, जब तक कि वह अपने पूरे शरीर को न हिलाए, उन तक पहुंचना बहुत दूर हो गया। जाहिर है यह क्षेत्र एक गुफा में विस्तृत हो गया था। डेमियन ने उड़ने के लिए मन के एक छोटे से अंश का उपयोग किया और अपने चारों ओर देखने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हो, डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी सांसें रोक लीं। उसे लगभग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह क्या है?
वह तो बस एक छाया थी। क्या इसे छाया भी कहा जा सकता है? वह इसे देख सका, इसका एकमात्र कारण इसके तराजू पर रहने वाले बायोलुमिनेसेंट जीवरूप थे। यह भी उन्हीं के कारण था कि वह इस गुफा की वास्तविक सीमा को देख सका। यह कम से कम कई अरब मील लंबा था, ऊपर पर्वत श्रृंखला की गहराई तक फैला हुआ था। यह इतना बड़ा था कि तार्किक रूप से ऊपर की जमीन स्थिर रहने में सक्षम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र के समान इस क्षेत्र की मिट्टी में घनी चट्टानें होने के कारण ऐसी समस्याएं अनुपस्थित थीं। इस जगह के नीचे जरूर कुछ था। डेमियन जिस सिग्नल का पीछा कर रहा था वह इधर-उधर उछल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह या तो यहीं है या नीचे है। हालांकि डेमियन के पास यहां से नीचे किसी स्थान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे जमीन भी नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वह जीव यहीं था। उस जानवर के शरीर ने अरबों किलोमीटर लंबी गुफा की पूरी जमीन को ढक दिया था। यह अपनी लंबाई के अनुपात में चौड़ा था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमियन ने इसे कैसे देखा, वह जानता था कि यह प्राणी वास्तव में क्या था। एक अजगर। यह ड्रैगन से भी परे एक ड्रैगन था, एक ऐसा ड्रैगन जिसकी तुलना एज़्योर ड्रैगन भी नहीं कर सकता था। वह अभी सो रहा था और जिस तरह से उसके शरीर पर वनस्पतियां बढ़ रही थीं, उसे देखते हुए वह युगों से बिना किसी बाधा के इसी स्थिति में था। क्या मैं चलता रहूं? तार्किक रूप से कहें तो इस आकार का प्राणी कमजोर नहीं हो सकता। अगर यह जाग गया तो डेमियन शायद मर जाएगा। लेकिन तार्किक रूप से कहें तो यह इतना बड़ा था कि इसने पूरी गुफा को घेर लिया। इसकी गतिशीलता शायद सबसे खराब थी, इसलिए यह सवाल था कि क्या यह वास्तव में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या नहीं। और भले ही ऐसा नहीं हो सका, क्या यह मुझे इतनी आसानी से गुजरने देगा? लेकिन अगर मुझे वह चीज चाहिए तो मुझे जाना होगा। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें कई बार जोखिम मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इसे अपेक्षाकृत बिना किसी समस्या के बनाया, लेकिन उनके चारों ओर छिपी मौत ने उन्हें सावधान कर दिया। क्या यह यात्रा इसके लायक थी? क्या होगा यदि वह उस स्थान पर उपस्थित हो और उसे कुछ ऐसा मिले जिससे वास्तव में उसे कोई विशेष लाभ न हो? वह सबसे खराब स्थिति थी, लेकिन उन्हें कम से कम एक बार इस पर विचार करना पड़ा। हालांकि जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह पीछे हटने से हतोत्साहित होता गया। सबसे बड़ा कारण था बाउंड्री स्टेल। इस जगह को अस्तित्व के निशान से बंद कर दिया गया था। यह प्रकृति में मिलना दुर्लभ से भी दुर्लभ है, और सबसे पहले सीमा स्तंभ प्राकृतिक रूप से बनी संरचनाएं नहीं हैं। उस निशान की मौजूदगी से एक बात स्पष्ट हो जाती है। N0V3 LTR0V ने N0V3 LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अस्तित्व को समझने वाला कोई व्यक्ति किसी समय यहां आया था और सीमा स्तंभ स्थापित किया था, और उस सीमा से परे कुछ चीज डेमियन को बुला रही थी, एक अन्य व्यक्ति जो अस्तित्व को समझता था। अब यह क्या होगा अगर का मामला नहीं था। डेमियन को ठीक ठीक पता था कि उसका क्या इंतजार है, और वह इसे छोड़ नहीं सकता था। मुझे कोशिश करनी है। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। 1 अरब किलोमीटर लंबा होने के कारण ड्रैगन कई 100 मिलियन किलोमीटर चौड़ा और लंबा था। डेमियन के पास उतरने के लिए 10 मिलियन किलोमीटर से अधिक नहीं था, इससे पहले कि वह पहले से ही ड्रैगन के शरीर पर था। वह हल्के कदमों से जानवर की पीठ पर उतरा और यथासंभव छिपकर आगे बढ़ता रहा। मुझे अपना फुटवर्क बदलना चाहिए। उसने एक अजीब रास्ते पर कदम रखा, जिससे उसकी हरकतें लगभग एक जानवर की तरह दिखाई देने लगीं। कुछ छोटे प्राणियों के लिए ड्रैगन के शरीर पर आवास बनाना या उसके साथ चलना अजीब नहीं होगा,
इसलिए जब तक डेमियन उनमें से एक होने का नाटक करता है, ड्रैगन प्रतिक्रिया नहीं करेगा। यह उसकी विचार प्रक्रिया थी क्योंकि उसने जानवर के चारों ओर रास्ता खोजने की कोशिश की थी, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सका क्योंकि जमीन हिल गई। वास्तव में उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला, लेकिन बहुत दूर गुफा के अंत में प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। नहीं, यह बिल्कुल भी प्रकाश का गोला नहीं था। डेमियन एक बार फिर जम गया। लानत है। अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। वह कोई चमकता हुआ प्रकाश गोला नहीं था। वह कोई चांद नहीं था। वह एक अजगर की आंख थी और वह सीधे उसकी आत्मा में घूर रही थी। दौड़ना, दौड़ना। डेमियन मुड़ा और तुरंत दूर चला गया। या कम से कम उसने कोशिश की, लेकिन उसके आसपास की जगह पहले से ही बंद थी। स्थानिक परतों ने उसकी उपस्थिति से इनकार कर दिया और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, उसने अपने पैर जमीन पर धकेल दिए और दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस क्षमता वाले व्यक्ति के लिए तर्क का क्या महत्व था? डेमियन के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसने यह कैसे किया, लेकिन अजगर ने अपना सिर तब तक चारों ओर घुमाया जब तक कि वह उसके शरीर पर मंडराने न लगा, और उसी क्षण वह अपना मुंह खोलकर दहाड़ने लगा। ध्वनि तरंगों ने डेमियन के कान के पर्दों को झकझोर दिया और उसे चक्कर आ गया। अमरता के अधिकार ने तुरंत उसे ठीक कर सामान्य स्थिति में ला दिया, लेकिन तुरंत पर्याप्त तेज नहीं था। ड्रैगन का जबड़ा उसके चारों ओर टूट गया और एक दुःस्वप्न की तरह तीव्र चूषण बल के साथ उसने उसे अपने पेट में निगल लिया। यह सब एक पल में ही घटित हो गया। अगले में ड्रैगन पहले ही अपनी नींद में लौट चुका था। गुफा खामोश हो गई। डेमियन के भाग्य को उसके अलावा किसी के लिए भी पूरी तरह से अज्ञात छोड़ना। अध्याय 1386 पहला भाग 1। ड्रैगन के अंदर का भाग यह कैसा होना चाहिए था? यदि कोई इस प्रश्न पर अपना दृष्टिकोण रखता है तो यह संभावित अंधेरा, चिपचिपा और अजीब पदार्थ से भरा होगा, जिसमें कोई भी शामिल नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि यह पहली बार में था। इससे पहले कि किसी को इसका अनुभव करने का मौका मिले, वह या तो ड्रैगन के जबड़े से मारा जा चुका होगा या उसका शारीरिक तरल पदार्थ से पिघल जाएगा। हालांकि डेमियन को कोई अनुभव नहीं हुआ। नहीं उसे यह अनुभव हुआ कि ड्रैगन के अंदर रहना ऐसा लगता है। जैसे ही उसे समझाया गया, उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया। वह बहुरंगी दृश्यों की बहुरंगी रंगीन से गुजरा था। यह एक मतिभ्रमपूर्ण अनुभव था, जिसमें डेमियन की यादें और विश्व के इतिहास की अनगिनत यादें उसके चारों ओर तैर रही थीं और एक साथ मिल रही थीं, और किसी भी तरह की उदासीनता का कोई एहसास नहीं था। यह किसी दूसरी दुनिया में खरगोश के बिल की तरह था। उसने चारों ओर देखा और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। ये सीन भी काफी खूबसूरत थे। वे बहुत ही अजीब तरीके से गुंथे हुए थे और उनमें से कोई भी वैसा नहीं दिख रहा था जैसा वे कर रहे थे। डेमियन बिना कुछ पूछे ही गिर गया। जैसे कि वह विस्मृति की ओर बढ़ रही थी, वह बस वहीं बैठी थी और किसी भी प्रकार के मन या ऊर्जा तक पहुंच के बिना अनुभव का आनंद ले रही थी। 1 मिनट चला गया, 1 घंटा बढ़ा दिया गया, और किसी बिंदु पर एक बार जब डेमियन ड्रम से व्यवसाय शुरू किया गया, तो उसे एक बिल्कुल नए क्षेत्र में दूसरी तरफ छोड़ दिया गया। यह यही है। उसने तुरंत ध्यान दिया। वह जिस बल की तलाश में था वह उसके आसपास ही कहीं था। सभी बेकार में से मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह का होगा। अगर पता चले कि वह ड्रैगन के मुंह में जा सकता था और उसे इतनी आसानी से इस जगह पर मिल गया था, तो उसे इतनी आसानी से छिपाकर रखा गया था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। क्या यह इतना आसान नहीं था?
जाहिर है उनकी परिकल्पना सामान्य नहीं थी। कोई भी समझदार व्यक्ति ड्रैगन के मुंह में नहीं कूदेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी रहस्यमयी चीज का उनका इंतजार हो रहा है। लेकिन कब से सामान्य था? अनुभव निश्चित रूप से अद्भुत था। इसका वर्णन करने के लिए कई सौ और शब्दों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वे अलौकिक थे, क्योंकि डेमियन ने स्वयं इस पर कोई अभावग्रस्तता नहीं रखी थी। इसलिए जब वह क्षेत्र में नया था तो उसने ड्रैगन से संबंधित सभी तत्वों को पूरी तरह से भुला दिया और अपने मूल लक्ष्य पर वापस ध्यान केंद्रित किया। इससे अन्योन्याश्रित हो गया। इस स्थान का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं था। जब डेमियन ने सोचा कि यह एक गुफा है, और जैसे उसने यह विचार किया, यह एक विस्तार में बदल जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कोई भ्रम नहीं था, ना ही हकीकत थी। यह तो हो ही सकता है, यह वर्जित है कि इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि यह उस स्थान से भरा हुआ था। अस्तित्व की आभा। यह एक लघु संसार था जो अस्तित्व की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता था। जब तक यह अस्तित्व में एक अवधारणा थी, यह दुनिया इसका प्रतिनिधित्व बन सकती थी। डेमियन मैदानी इलाकों से होते हुए एक घाटी में सिमट गए और पहाड़ों पर चढ़ गए। उसने उसका पीछा किया जैसे पहाड़ टूटकर नदियों में बदल गए और जमने से पहले समुद्र में बह गए और बर्फीला टुंड्रा बन गया। वह सभी प्रकार के वातावरणों से गुजरे जो लोगों में बदल गए, ऐसे लोग जो ऊर्जा में बदल गए, और ऊर्जा जो सभी चीजों की उत्पत्ति में बदल गई। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, न ही उसे पता था कि उसका उद्देश्य क्या था। वह पहले ही इस स्थान पर पहुंच चुका था। उसे पहले ही वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन उसे इससे क्या लेना देना था? उसके लिए आसानी से समझने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह चलता रहा। अंतरिक्ष की विशालता से लेकर सबसे छोटे क्वांटम कण तक, मानव शरीर की मूर्तता से लेकर चेतना की गूढ़ कार्यप्रणाली तक, वह घूमता रहा और टहलता रहा। वह लड़खड़ाता रहा और घसीटता रहा। वह चलता फिरता और पैदल चलता रहा। उन्होंने ट्रैकिंग और मार्च किया। वह घूमता और चलता रहा, जब तक वह अंततः उस स्थान पर नहीं पहुंच गया जो पथ के अंत जैसा प्रतीत होता था। वह दीवार के सामने बैठा एक कंकाल था। दीवार किसी भी चीज से जुड़ी नहीं थी, जैसे कि यह स्थान अस्तित्व की अभिव्यक्ति से अलग हो गया था जो कि इसके चारों ओर का स्थान था। वास्तविकता की आदर्श पेंटिंग के भीतर एक मरुद्यान या बल्कि एक अपूर्णता। डेमियन ने उत्सुकता से कंकाल को देखा। जब उसने अपनी जागरूकता से इसे स्कैन किया तो भी इसमें कुछ भी गलत नहीं था। कम से कम भौतिक स्तर पर यह कंकाल वास्तव में किसी की सड़ती हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि अस्तित्व के दो पहलू थे। जब किसी ने ईथर अस्तित्व के बारे में सोचा तो पहली चीज जो दिमाग में आई वह ऊर्जा थी। ईथर का अस्तित्व मन और भव्य ब्रह्मांड में मौजूद अन्य सभी संभावित ऊर्जाओं के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ऊर्जा केवल एक पहलू थी, ईथर का अस्तित्व उससे कहीं अधिक गहरा है। मानव मन, चेतना, भावनाएं और जटिल विचार, ये चीजें जो मस्तिष्क रसायन विज्ञान के माध्यम से आधी अधूरी समझाई जा सकीं, लेकिन अन्यथा अपनी जटिलता के कारण रहस्यमय बनी रहीं, उन्हें भी अस्तित्व के ईथर पक्ष में शामिल किया गया। इसलिए डेमियन ने कंकाल को सिर्फ इसलिए किनारे नहीं किया क्योंकि वह उसमें से तुरंत कुछ भी नहीं देख सकता था। उसने अपना हाथ बाहर निकाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका हाथ अलौकिक हो गया और कंकाल की खोपड़ी से होकर गुजर गया। उन्होंने मन को इकट्ठा किया और हड्डी के भीतर प्रकाश की एक छोटी सी गेंद बनाई, और उस ऊर्जा को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए वह कंकाल के मालिक द्वारा छोड़े गए अवशेषों तक पहुंच गया। उसके आसपास की दुनिया फिर से बदल गई।
डेमियन ने अपना हाथ कंकाल की खोपड़ी से बाहर खींच लिया और जिस दीवार पर वह टिकी थी वह गायब हो गई। इसके स्थान पर नहीं, डेमियन के लगभग 20 फीट सामने अब एक आदमी खड़ा था। तो अंततः कोई था। वह आदमी बोला, डेमियन को संबोधित करते हुए, और ऐसे बोल रहा था मानो वह मौजूद ही नहीं था। उन्होंने आगे कहा, बच्चे, मैं सुरक्षा नहीं देख सकता। हालांकि मैं एक वास्तविक अनुभव से आशान्वित हूं। इसका मतलब यह था कि यह उस आदमी से मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक रिकॉर्डिंग थी जिसे डेमियन देख रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम कब आओगे, क्योंकि वर्षों के इंतजार के बाद भविष्य के सपने हो जाते हैं। जब तुम आओगे तो शायद यह दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी मेरे लिए छोड़ी गई थी। शब्दों में बहुत से साकीत का अर्थ था जिसमें डेमियन ठीक से समझ में नहीं आया। उस आदमी की खुली खुली जगह थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों के अंदर श्वेत प्रकाश से बना श्वेतपटल था जिसके पीछे स्वयं की कोई भावना नहीं थी। डेमियन को यह नहीं बताया गया कि वह वास्तव में क्या आदमी था। नहीं, पूरी बात यही है। किसी बिंदु पर वह आदमी असली था। वह पहलू के भीतर मौजूद था। हालांकि कुछ बिंदु पर अनुभव और गैरअस्तित्व के बीच की रेखा के लिए उसका धुंधलापन हो गया। उसका भाग्य अज्ञात था, लेकिन उसे पता था कि कोई और व्यक्ति शामिल होगा, कोई अन्य व्यक्ति जो भूमिका निभाएगा। इसलिए उन्होंने अपना वसीयत उस व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जो अंततः गया। यह गलत करने वाला है, लेकिन भ्रम भी अनुभव का मामला है। इसके ऊपर उठें, इसे निंदा करें और इसे नियंत्रित करना सीखें। जब वह आदमी बात करता रहा तो डेमियन सुनता रहा। इसमें से ज्यादातर बक्साबाज था, लेकिन बक्स बक्साक के अंदर डेमियन के समझने के लिए पर्याप्त सच्चाई थी। ये उनके लिए एक सबक था। वह आदमी कह रहा था कि वास्तव में वास्तविकता को देखो और वास्तव में अनुभव को समझो। इतना ही नहीं, वह डेमियन को बता रहा था कि यह कैसे करना है। यही वह कुंजी थी जो उसकी तलाश में थी, वह सच्चाई थी जो उसे अपने स्केच वाले विकास को नई ऊंचाइयों तक ले गई थी। और डेमियन ने इस अवसर को तोड़ने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। अध्याय 1387 पहला भाग 2। उस आदमी की बात दोहराना बेकार था। पहली बात तो यह कि वह जो कह रहा था उसमें कोई ज्यादा तुक या तर्क नहीं था। डेमियन इसे समझ सका क्योंकि वह अस्तित्व को भी समझ रहा था। शब्दों का स्वयं कोई मतलब नहीं था, यह उनके पीछे का सार था, ऊर्जा की गति और उनके द्वारा बनाई गई दुनिया जो वास्तव में मायने रखती थी। इसलिए जब डेमियन ने उस आदमी को बोलते हुए सुना तो उसे पता चला, अस्तित्व उस प्रकार की अवधारणा थी। इसका अंत नहीं था, लेकिन इसकी स्पष्ट शुरुआत थी। यह एक ऐसी रेखा थी जो एक ही दिशा में असीमित रूप से विस्तारित हुई और इसके उपोत्पाद के रूप में इसके चारों ओर अन्य चीजें स्थापित हुईं। अस्तित्व को नियंत्रित करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास इस पर शासन करने की क्षमता होती वह अपने अनूठे तरीके से ऐसा करता। इस आदमी के लिए यह शब्दों के माध्यम से था। उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द में दैवीय प्रभाव था जो उनकी छवि के अनुरूप वास्तविकता को बदल रहा था। लेकिन वह यह भी जानता था कि यह तरीका केवल उसके लिए ही काम करेगा। यहाँ तक कि विधि खोजने के लिए किसी को पहले यह सीखना होगा कि अस्तित्व की शक्ति का दोहन करने के बजाय सचेत रूप से कैसे हेरफेर किया जाए, जैसा कि डेमियन कर रहा था। और उस आदमी को सदियों पुरानी बातें सुनने के बाद डेमियन को समझ में आया कि वह क्या कह रहा था। वह आदमी गुमनाम था। उसके पास अपने अस्तित्व को दर्शाने वाला कोई भी रिकॉर्ड या किंवदंती नहीं थी, और वह ब्रह्मांड में पूरी तरह से अज्ञात हो गया। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति भी था जो अस्तित्व की गूढ़ शक्ति को नियंत्रित करने में कामयाब रहा।
वह कैसे अज्ञात बना रहा, यह उससे भी अधिक अज्ञात था। इस तरह की प्रतिभा वाले एक भव्य चरित्र को गलीचे के नीचे छिपा देना असंभव था। लेकिन अपने पूर्ववर्ती के नाम को सम्मान न दिला पाने की शर्म के अलावा डेमियन को अपनी कहानी की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह आदमी अज्ञात था क्योंकि उसने यही रास्ता चुना था। चूंकि ऐसा था, डेमियन ने उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने और अपने लिए रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। अस्तित्व को नियंत्रित करने के लिए कुंजी थी समझना। डेमियन को अस्तित्व की प्रकृति की समझ थी, लेकिन यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी। यह अवधारणा से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उठाया गया उनका पहला कदम था। यदि वह वास्तव में इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तो उसे अस्तित्व की इच्छा को समझने की आवश्यकता है। यह इतना अस्पष्ट कार्य था कि डेमियन लगभग उसी समय क्रोधित हो गया, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति उसे समझने का एक तरीका प्रदान कर रहा था, न कि केवल उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। नहीं, यह संपूर्ण विधि नहीं है। यह तो बस उसका एक हिस्सा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इसकी मदद नहीं की जा सकी। पुराने राक्षसों ने कभी भी अपने वंशजों के लिए उनकी विरासत हासिल करना आसान नहीं बनाया। यह हमेशा आत्मखोज और साजिश की यात्रा थी, जो अंततः न केवल शक्ति के संदर्भ में बल्कि पहचान के संदर्भ में भी निष्कर्ष पर पहुंची। मन, आत्मा और शरीर का विकास इनाम का आधा हिस्सा था। यह वह पुरस्कार था जिसे वंशजों ने अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने आसान रास्ता अपनाने की कोशिश की थी, जो अंततः जीवन को बदलने वाली घटनाओं को जन्म देगा, जिसने उन्हें अच्छे पुरुषों और महिलाओं में आकार दिया। डेमियन समझ गया कि क्यों विशेषज्ञ आम तौर पर अपनी विरासत को कई भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने यह नहीं सोचा था कि उसकी मानसिकता और अन्य चीजों में करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, वह निश्चित रूप से थोड़ा नाराज था। इसके बावजूद वह अभी भी उस व्यक्ति की विरासत का अनुसरण करेगा और अन्य छिपे हुए स्थानों की खोज करेगा, क्योंकि इससे उसने जो सीखा वह बहुत अच्छा था। वह जो कुछ इकट्ठा कर सका उससे कुल 6 कदम दूर थे। 3 भौतिक अस्तित्व से संबंधित थे, जबकि अन्य 3 इसके ईथर समकक्ष थे। यह कानूनों को समझने जैसा नहीं था, जहां किसी को इसका उपयोग करने के लिए कानून के भीतर अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता होती थी, बल्कि यह वास्तविकता की कार्यप्रणाली को समझने की आवश्यकता जैसा था। डेमियन ने यहाँ जो पहला कदम सीखा वह था सद्भाव। संसार के साथ सामंजस्य बिठाना और उसके शरीर का हिस्सा बनना, फिर संसार को अपने शरीर का हिस्सा बनाना और स्वर्ग से ऊपर खड़ा होना। किसी चीज से अलग रहते हुए उस पर शासन करना असंभव था। एक सम्राट अपने लोगों और अपने साम्राज्य के लिए जीता था। यदि उन्होंने अपने लोगों का विचार किए बिना व्यक्तिगत भावनाओं पर कार्य करने का प्रयास किया, तो इससे केवल त्रासदी ही होगी। इसलिए डेमियन को अपने लोगों को समझने की जरूरत थी। उसे पृथ्वी को समझने की जरूरत थी। उन्हें जीवन को समझने की जरूरत थी और उसे मन को समझने की जरूरत थी। उन्हें पहले से ही अवधारणा की आंशिक समझ थी। पूर्ण धारणा के माध्यम से वह दुनिया की नजर तक पहुंचने में सक्षम था। यह केवल आधार स्तर पर था जिससे वह लंबी दूरी तक देख सकता था, लेकिन दुनिया की नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे कहा गया था। यदि डेमियन उस क्षमता में महारत हासिल कर सकता है, तो वह वास्तव में दुनिया के परिप्रेक्ष्य से सभी चीजों को देखने में सक्षम होगा। एक बार जब उसने वह कदम हासिल कर लिया, तो उसे नियंत्रण का एक ऐसा स्तर हासिल हो जाएगा जिसकी उसने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी। 6 स्तर हैं, लेकिन उस आदमी ने जो कहा उसके अनुसार यह दुनिया केवल सद्भाव की अवधारणा के साथ बनाई गई थी। लेकिन यह ऐसी अवधारणा नहीं थी जिसे सक्रिय रूप से संगठित किया जा सके।
मूलतः मनुष्य ने एक बर्तन बनाने के लिए सद्भाव का उपयोग किया और बाकी काम दुनिया ने स्वयं किया। तथाकथित अस्तित्व की अभिव्यक्ति जो वास्तविकता के मूल में झांकती है, जिस भ्रामक वास्तविकता से डेमियन अब तक गुजर रहा था, वह पूरी तरह से प्राकृतिक था, बाहरी हस्तक्षेप का उत्पाद नहीं। यह ऐसे कैसे संभव है? वह इसकी कल्पना नहीं कर सका। यह स्थान उसकी आत्मा में पड़ सकता था और ब्रह्मांड में भी पड़ सकता था जैसे कि कुछ भी नहीं। फिर भी यह केवल सद्भाव की अवधारणा का उपयोग करके एक सरल रचना थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उनके लिए आत्मज्ञान का एक बड़ा क्षण था, लगभग आत्मज्ञान जैसा। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस अस्तित्व को वह इतने हल्के में ले रहा था वह बिल्कुल भी हल्का नहीं था। जैसा कि ग्रैंड हेवंस बाउंड्री के पुराने यूनिवर्सल कोर ने कहा था, उसके कदम जितने हल्के होने चाहिए थे उससे कहीं अधिक हल्के थे। अस्तित्व सब कुछ था, क्योंकि अस्तित्वहीनता भी एक अवधारणा थी। जिस सीढ़ी पर चढ़कर वह अस्तित्व तक पहुंचा, डेमियन ने वास्तव में कभी इस पर ठीक से विचार नहीं किया, लेकिन यह सच था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह सोच सके जो अस्तित्व की छत्रछाया में न आए। मानव मस्तिष्क के पास अस्तित्वहीनता की सच्चाई को समझने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि जिन चीजों को मानवता द्वारा शून्यता माना जाता था, वे केवल अन्य चीजों की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। फिर भी वे अवधारणाएं भी अस्तित्व में थीं जो अनुपस्थिति को पूरा करती थीं। यहाँ तक कि वे अस्तित्व का हिस्सा थे। डेमियन ने वर्तमान में जिस प्राधिकरण में इतनी प्रगति की है, उसका उद्देश्य उन सभी को नियंत्रित करना है। अस्तित्व का सारा कुछ भी और सब कुछ। उसे यह एहसास कैसे नहीं हुआ कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह कितना भव्य था? उसने कभी यह कैसे नहीं देखा कि यह कितना सुंदर था? रहस्यमय आदमी अभी भी बात कर रहा था, लेकिन डेमियन अब उसे नहीं सुन सका। उन्हें अब अपने पूर्ववर्तियों या उत्तराधिकारियों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह इसी क्षण में जी रहा था, उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं था। वह अस्तित्व के भार को महसूस कर रहा था और उस भावना के माध्यम से उसे अचानक दुनिया के साथ तालमेल महसूस हुआ। उसका शरीर धुंधला हो गया। उसका मन उस जहाज को छोड़कर जिसे वह घर कहता था, आश्चर्य के समुद्र में चला गया जो वास्तविकता का ताना बाना था। वहां खोजने के लिए बहुत कुछ था और उसने पानी में केवल एक पैर ही रखा था। अब और नहीं। अब वह भोला नहीं रहेगा। अब वह इस अद्भुत शक्ति को कम नहीं आंकेगा। उसने सबसे पहले गोता लगाया और अपनी त्वचा पर गहराई की ठंडक का आनंद लिया। समरसता की अवधारणा उनका प्रारंभिक बिंदु थी। वास्तविक प्रारंभिक बिंदु जो उसे इस पथ के अंत तक पहुंचने की अनुमति देगा। अध्याय 1388 गरज 1। यह वास्तव में एक अवास्तविक अनुभव था। डेमियन संदेह करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अपने आप में आश्वस्त था और वह अपनी शक्ति में आश्वस्त था। इसलिए आत्मज्ञान जैसा कुछ अनुभव उसे अक्सर नहीं होता था, अगर होता भी था। हर बार जब वह प्रबुद्ध हुआ तो यह उसके निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप या किसी और द्वारा दिए गए सुराग के परिणामस्वरूप आया। तो फिर इस बार क्या होगा? जबकि रिकॉर्ड न किए गए व्यक्ति के शब्दों ने डेमियन को उन 6 टुकड़ों का ज्ञान दिया जिनकी उसे आवश्यकता थी और सद्भाव की अवधारणा को एक सुराग माना जा सकता था, यह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं था। इसने डेमियन को आगे बढ़ने का रास्ता तो दे दिया, लेकिन उसे यह नहीं बताया कि उस पर कैसे चलना है। इसने उसे बताया कि क्या किया जा सकता है, लेकिन यह उसे नहीं बताया कि यह कैसे करना है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वास्तव में अस्तित्व की भव्यता को नहीं छूता। वास्तव में इसका विपरीत हुआ। अस्तित्व की अवधारणा को 6 टुकड़ों में विभाजित करके, जो एक साथ रखे जाने पर पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएंगे,
मनुष्य की व्याख्या ने अस्तित्व को आधार बनाया और इसे कुछ मूर्त बना दिया। इसलिए डेमियन के लिए अपने अधिकार की महानता का एहसास करना और ज्ञान प्राप्त करना एक अप्रत्याशित घटना थी, लगभग ऐसा जैसे कि यह स्वर्ग द्वारा चाहा गया हो। वह वहीं बैठ गया। उसके पास निरर्थक विचारों में बर्बाद करने का समय नहीं था। वह अपने मन की सबसे गहरी गहराई में उतर गया और एहसास की स्थिति में डूब गया। अचानक प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाया और उससे जो कुछ सीखा उसका विस्तार करते हुए और भी अधिक हासिल किया। यह प्रक्रिया बेहद अस्पष्ट थी। यदि कोई इसे वस्तुपरक रूप से देखना चाहे तो वह केवल सोच रहा था, लेकिन परिणाम ऐसी चीजें नहीं थीं जो केवल विचारों से निकल सकती थीं। डेमियन सद्भाव की अवधारणा की खोज कर रहा था। वह निरपेक्ष धारणा के समान स्थिति में था जो केवल कुछ दसियों मीटर तक फैला हुआ था, एक ऐसी स्थिति जहां वह पूरी तरह से दुनिया के साथ तालमेल में था। इस अवस्था में वह सब कुछ देखने में सक्षम था। यह दृश्य केवल भौतिक नहीं था जैसा तब था जब वह अपनी क्षमता का सामान्य रूप से उपयोग करता था। वह सचमुच वही देख सकता था जो दुनिया ने देखा। चाहे वह अस्तित्व के प्रत्येक कण में सामंजस्य बिठाने वाली ऊर्जाएं हों जो उस अस्तित्व को बनाती हैं, वे अस्तित्व जो इन कणों के माध्यम से बनाए गए थे और उनके मार्गदर्शन के तहत अस्तित्व की अभिव्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे थे, या उनकी दृष्टि के क्षेत्र के भीतर कुछ और उन्होंने देखा। उनमें गहराई से प्रवेश किया और उनका लक्ष्य उन्हें नियंत्रित करना नहीं बल्कि उन्हें समझना था। सामंजस्य की अवधारणा का अधिक उपयोग नहीं था, लेकिन अस्तित्व के सही अर्थ को समझने में यह महत्वपूर्ण था। कोई ऐसी अवधारणा को नियंत्रित करने का लक्ष्य कैसे रख सकता है जिसे वे समझना भी शुरू नहीं कर सकते? डेमियन गहरी अचेतन अवस्था में चला गया और उसमें अपनी सुध-बुध खो बैठा। उन्होंने विचार और आश्चर्य किया, वास्तविकता के ताने बाने में घूमे और थोड़े समय के लिए पूरी तरह से दुनिया के साथ एक हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, यह उसके दिमाग में केवल संक्षिप्त था। जैसे जैसे उन्होंने अनगिनत सवाल पूछे और जवाब दिए, जिससे अनगिनत और सवाल सामने आए जिनका जवाब वह अपने वर्तमान ज्ञान से नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि अस्तित्व के अन्य टुकड़े क्या थे और उन्हें कैसे खोजा जाए, क्योंकि उन्होंने कई सैकड़ों संभावित भविष्यों की योजना बनाई थी। ऐसा तब हो सकता था जब वह इस विशेष स्थान को छोड़ देता, समय एक बहती हुई धारा की तरह बीत जाता। यह शांत और शांत था, किसी भी अन्य चीज से अधिक शांतिपूर्ण, लेकिन इसके नीचे ऐसी धाराएं थीं जिन्हें इसके भीतर रहने वाले प्राणी शायद ही समझ सकें। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। डेमियन पूरी तरह से स्थिर रहा, लगातार बदलते कैनवास से घिरा हुआ था जो उसके विचारों के अनुरूप था। आखिरकार उसकी आंखें खुल गईं। मैंने इसे समझ लिया है। उसने नीचे अपने हाथ की ओर देखा। वह अपनी मुट्ठी भींच रहा था और खोल रहा था। उसका शरीर अब लगभग अपना नहीं लग रहा था, लेकिन उसमें वापस लौटने का आराम अलग होना चाहता था। क्या अनुभूति है? यह केवल दुनिया का यह छोटा सा हिस्सा था जो वास्तविक दुनिया से अलग था, लेकिन उसने इसे महसूस किया। उन्होंने अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित किया। वह वास्तविकता के ताने बाने का हिस्सा बन गया। और उस अवस्था में उसे दृष्टि का अनुभव हुआ जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगता है यह चला गया है। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अपनी भौतिक सीमाओं के अनुरूप समायोजित हो रही थीं। वास्तविकता की अभिव्यक्ति और उसे रचने वाला अनरिकॉर्डेड गायब हो गया। केवल वह अंधेरे में, शून्यता के शून्य में तैरता हुआ रह गया। मुझे प्रस्थान करना होगा। वह उस अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता जो उसे अभी हुआ था। वह शब्दों में बयां नहीं कर सका कि अस्तित्व के भीतर अनगिनत अस्तित्वों में से एक के बजाय स्वयं उसका एक हिस्सा बनने पर कैसा महसूस होता था।
लेकिन यह इतना परेशान करने वाला और काल्पनिक था कि उसे इस कालेपन से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जिसमें इसके सभी चमत्कारों का अभाव लग रहा था। जैसे ही उसने अपने शरीर का अवलोकन किया, उसे पता चला कि इस स्थान पर आने के बाद उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय बीत चुका था, और जब बाहर की घटनाओं की समयरेखा पर विचार किया तो उसे नहीं पता था कि क्या हो सकता था। सबसे पहली बात, मुझे वेरिटास कबीले के साथ फिर से संगठित होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिस 5 साल की अवधि के लिए वह उनकी सेवा करने के लिए सहमत हुआ था, वह एकांत में रहते हुए समाप्त हो गई, लेकिन उसे अभी भी उनसे दोबारा मिलने की जरूरत थी। साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि जिन्हें उसने छोड़ा है वे अभी भी सुरक्षित हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वह अपनी आज़ादी को अलविदा कह सकते हैं। तार्किक रूप से कहें तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। श्रेया गॉड गेराल्ड पहले ही मर चुका था और प्रिया नाम का व्यक्ति अज्ञात क्षेत्र में फंसा हुआ था। चाहे वह जीवित रहे या नहीं, निश्चित रूप से उसके पास सीमा पार लौटने और वेरिटास समूह को धमकी देने की ऊर्जा नहीं थी। फिर भी मुझे जाने से पहले जांच कर लेनी चाहिए। अनजान बनने से बेहतर था सतर्क रहना। डेमियन ने इस जगह से बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में एक बार फिर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। इसके बजाय एक बार जब उसके मन में प्रस्थान के विचार ठोस हो गए, तो उसे सीधे टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसने खुद को खड्ड के बाहर पाया, जैसे कि जो कुछ भी उसने अभी अनुभव किया था वह वास्तविक था। हालांकि वह उन घटनाओं की सत्यता को अच्छी तरह से जानता था। उसे खुद से सवाल करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, ऐसे विचारों का उसके हृदय में कोई स्थान नहीं था। जब वह इतना उत्साहित था तो उसे संदेह कैसे हो सकता था? पिछले 4 वर्षों से वह जिस समस्या से जूझ रहे थे, वह आंशिक रूप से ही सही हल हो गई। वह एक नए रास्ते पर कदम रखने के लिए तैयार था, जिसने उसे वास्तव में स्वर्गीय दुनिया के श्रृंगार में शामिल कर दिया। पूर्ण धारणा। उन्होंने क्षमता का उपयोग किया। उनके नए ज्ञान और मानसिक शक्ति के साथ दसियों अरब किलोमीटर की दूरी तय करना कोई समस्या नहीं थी। जहां वह खड़ा था वहां से वह सीमारेखा के पीछे का पूरा रास्ता देख सकता था और यहां तक कि उससे थोड़ा आगे भी देख सकता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अज्ञात क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा देख सकता था। ऐसा लगता है कि वेरिटास कबीला वहीं रुक गया जैसा मैंने उनसे कहा था। बाकी के लिए उन्होंने वेगा कबीले समूह से किसी को भी नहीं देखा जिसे वे पहचानते हों, लेकिन उन्होंने क्यूशू फेडरेशन के एक अभियान दल को धीरे धीरे मैदान में अपना रास्ता बनाते हुए देखा। और अवशेष। एक परिचित चेहरे के नेतृत्व में स्ट्रेया कबीले के लगभग 6 लोग थे, बड़े समूह के अंतिम शेष सदस्य जिनका उपयोग उन्होंने वेरिटास पार्टी पर हमला करने के लिए किया था। चूंकि मैं पहले से ही यहाँ हूँ। डेमियन की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। तो फिर मुझे वह काम पूरा करना चाहिए जो मैंने शुरू किया है। अध्याय 1389 ग्रज 2। उसके मन में प्रिया के प्रति विशेष रूप से कोई द्वेष नहीं था और वेरिटास कबीले की शत्रुता का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डेमियन ने यहाँ आने से पहले 4 साल के भाड़े के काम में बहुत कुछ सीखा था। आखिरकार वह वॉयड पैलेस के बारे में कभी नहीं भूला। एक बार जब उन्हें यूलिया से उनकी स्थिति की गंभीरता का पता चला तो वह लगातार उनके प्रभाव को तोड़ने वाली छिपी हुई अंतर्धाराओं पर गहन ज्ञान की खोज कर रहे थे। और उनमें से 2 प्रभाव किसी भी अन्य की तुलना में अधिक सामने आए। स्ट्रेया कबीला और दिव्य आदेश। ये 2 सेनाएं ही वास्तव में वॉयड पैलेस को निशाना बना रही थीं। क्यूशू फेडरेशन सतही स्तर पर शामिल था, लेकिन उन्होंने कभी भी वॉयड पैलेस को नष्ट करने की कोशिश नहीं की।
उन्होंने केवल वह क्षेत्र लेने के लिए काम किया जो उनके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि उपरोक्त दो कबीले न केवल वॉयड पैलेस के क्षेत्र को निशाना बना रहे थे, बल्कि स्वयं महान कबीले को भी निशाना बना रहे थे। वे इसका पूर्ण विनाश चाहते थे, और चूंकि यही स्थिति थी, डेमियन बदले में उनका पूर्ण विनाश चाहता था। उसके लिए भगवान को चुनौती देने के बारे में सोचना थोड़ा अजीब था, जब उसे उनसे इतनी बुरी तरह भागने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह अहंकार से काम नहीं कर रहा था। उनमें उनसे आमने सामने लड़ने की शक्ति नहीं थी। इतना तो अभी भी सच था। हालांकि वह अब अलग था। यह ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वह बहुत बदल गया था। यदि कोई वर्तमान डेमियन को देखता है तो उन्हें पता चलेगा कि वह वर्तमान में एक औसत नश्वर व्यक्ति के समान दिखता है। उसकी आभा पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई थी, और जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, वह पूरी तरह से पर्यावरण के साथ घुल मिल गया था। यह अज्ञात था कि क्या एक निम्न श्रेणी का ईश्वर भी अपनी उपस्थिति का एहसास कर सकता है, यदि वह इसे सक्रिय रूप से प्रकट नहीं करता है। वह सामंजस्य के स्तर तक पहुंच गया था। यह पूर्ण नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रारंभिक अवस्था से कहीं अधिक था। उसके कारण और कुछ समय पहले उपयोग की गई निरपेक्ष धारणा के कारण उसने किसी अन्य की तुलना में अज्ञात क्षेत्र पर कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त किया था। इसका मतलब है कि मैं वास्तव में उनका सामना किए बिना उन्हें मार सकता हूं। वे मुस्करा उठे। हत्या करने के लिए किसी और के चाकू का इस्तेमाल करना आम तौर पर उसकी शैली नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे ऐसा करने में कोई झिझक नहीं होती थी। उसका शरीर आसपास की हरियाली में चमकता हुआ गायब हो गया। अज्ञात क्षेत्र में जल्द ही एक महान दृश्य सामने आने वाला था, और यह मुख्य कारण बन जाएगा कि यह स्थान आने वाले कई वर्षों तक अज्ञात रहेगा। गहरे भूमिगत एक परिचित खड्ड में जहां केवल दो लोगों ने कभी कदम रखा था, एक आंख खुली रह गई। वाह! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंतरिक्ष में हल्की हवा चली, जिससे चट्टान हिल गई और एक छोटा भूकंप आया जो सतह तक नहीं फैल सका। क्या यह खत्म हो गया? उसके बाद एक आवाज गूंजी, जिससे पृथ्वी और भी जोर से हिल गई। यह बिना किसी शक्ति के अत्यधिक शक्ति से भरा हुआ था, बस अपनी उपस्थिति से प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रहा था। एक मंद प्रकाश ने गहराई में सो रहे एक विशाल प्राणी को घेर लिया, और कुछ ही समय बाद वह विशाल प्राणी वहां नहीं रहा। उसकी जगह लगभग 40 वर्ष की एक महिला थी, जिसकी सुंदरता उसकी आधी उम्र के लोगों को टक्कर दे रही थी। उसके शुद्ध सफेद बाल और बिल्कुल साफ नीली आंखें थीं, जो उसके असली रूप के भयानक रूप से बिल्कुल विपरीत थीं। अंत में वह सचमुच आ गया। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हो जो अब उसे सुन नहीं सकता। 50 करोड़ वर्षों तक मैंने प्रतीक्षा की है। 50 करोड़ वर्षों तक आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, उसे मैंने कर्तव्यनिष्ठा से पूरा किया। उसकी उदास अभिव्यक्ति सबसे ठंडे आदमी के दिल में छिपी दया की भावना को भी खोद सकती थी। हालांकि उसकी आंखों में राहत का एक निशान था जिसे नोटिस करना मुश्किल था। क्या यह वास्तव में वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर कोई नहीं दे सका। हम सभी को यह विश्वास होने के बावजूद कि आप सभी चीजों पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे, यहाँ तक कि आपका अंत भी उस अस्तित्व के साथ हुआ। अनरिकॉर्डेड। वह अपनी पसंद से रिकॉर्ड से बाहर नहीं था, लेकिन यह उसके अस्तित्व का परिणाम था। उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसे आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाना चाहिए था, लेकिन अंत में उन्होंने एक ऐसी शर्त लगाई जिसे वह जीत नहीं सके। उसने अपने अस्तित्व पर दांव लगाया, और जब वह हार गया तो उसका सब कुछ इतिहास से मिटा दिया गया। केवल कुछ ही प्राणियों ने,
जो उंगलियों पर गिने जाने लायक थे, उसका असली नाम याद रखा और उसकी किंवदंती को याद किया। केवल उन्हें वह समयरेखा याद थी जो इतिहास से मिटा दी गई थी। हालांकि वे भी उसका नाम नहीं बोल सकते थे या उसकी किंवदंती का प्रचार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो वे भी इस दुनिया से मिट जाते। वे मर नहीं सकते थे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड ने उसके मद्देनजर एक भविष्यवाणी छोड़ी थी। उसने भविष्य देखा जहां उसका मार्ग कोई और कोई बेहतर व्यक्ति जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि जिन ऊंचाइयों को वह कभी नहीं देख सके, उन्हें आखिरकार वह आदमी तोड़ देगा। फिर भी वह इसे नहीं देख सकी। वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन क्या वह वास्तव में उतना आगे बढ़ सकता है जितना आपने कहा? वह ठीक ठीक जानती थी कि उस रास्ते के अंत में क्या होगा। यह एक अभिभावक था जिसे कोई हरा नहीं सकता था, एक ऐसा प्राणी जो कठपुतली की तरह दूसरों के साथ खिलवाड़ करता था, चाहे वे नश्वर हों या देवता। क्या एकमात्र नवयुवक जो 100 वर्ष का भी नहीं है, उस दीवार को पार कर सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रतिभा या क्षमता क्या है, मैं इसे नहीं देख सकता, लेकिन शायद यही कारण है कि आप हम में से बाकी लोगों की तुलना में ऊपर जाने वाले व्यक्ति थे। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं वास्तव में आपके दिमाग में क्या पढ़ सकता था। वह अपने अलावा किसी से बात नहीं करती थी। यह आशा कि वह पुनर्जन्म लेगा और उसकी बातें सुनेगा, उसके दिल में नहीं रह सकी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके अंत का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसने बात की, क्योंकि उसे इन विचारों को अपने सीने से निकालना था। हाँ, उसने मन ही मन आह भरी। मैं देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन यही भूमिका उन्हें दी गई थी। वह एक वफादार इंसान थीं। अपने दिल में शिकायतों के बावजूद वह इस दुनिया के एकमात्र व्यक्ति द्वारा उस पर छोड़े गए कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी जिसे उसने कभी अपना परिवार नहीं माना था। उसने ऊपर छत की ओर देखा, उसकी निगाहें बाहरी दुनिया को देखने के लिए छत को भेद रही थीं। मैं स्वयं निर्णय करूंगा कि वह आपके पद के योग्य है या नहीं, और यदि नहीं है। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। एक भयानक आभा ने पूरी घाटी को भर दिया, कमजोर प्राणियों को सीधे मार डाला, जबकि मजबूत प्राणियों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो इससे पहले कि वह वास्तव में अजेय व्यक्ति बन जाए, मैं उसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। खड्ड में होने वाली घटनाओं के बारे में केवल एक अजगर को पता था और बाहरी दुनिया को कभी भी इसकी जानकारी नहीं होगी। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसे अजगर अब ध्यान से देख रहा था। खैर, उसने अभी अभी दुश्मनों के लिए जाल बिछाना पूरा किया था, जिसे मारने की कोशिश करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। ओह, बिना मरे यह सब करना कठिन था, लेकिन मैं किसी तरह कामयाब रहा। उन्हें पर्यावरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इसमें समय लगा, लेकिन कुछ हफ्तों के सावधानी पूर्वक प्रयोग के बाद आखिरकार उन्होंने इसे पूरा कर लिया। उनकी कला का काम। वह अपने माथे से पसीना पोंछते हुए मन ही मन मुस्कुराया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें कुछ और दिनों में यहां पहुंच जाना चाहिए। जब वह समय आया, वह सचमुच यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या होगा, क्योंकि यह वास्तव में कला का एक काम था जो उसने पहले अपने मस्तिष्क से पूरा किया था। और यदि यह वैसा ही काम करता जैसा वह चाहता था, तो परिणाम विश्वासघाती होंगे। ऐसी चीज के निर्माता के रूप में वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे पूरी पागल वैज्ञानिक बात समझ में आ गई है। डेमियन ने खुद को छुपाया और इलाके में ही छिप गया। बस कुछ ही दिन और बचे जब वह इसे देख सके। कुछ और दिन जो पल भर में बीत गए। अध्याय 1390 ग्रज 3। डेमियन महान भाग्यवान व्यक्ति था।
लगभग आधी रात के बाद अज्ञात क्षेत्र में शेखर सरदार तक पहुंच पथ की खोज की और बहुत लाभ कमाया। हालांकि यह अनुभव केवल उन लोगों तक ही सीमित था जिनके पास बहुत अच्छा भाग्य था। जो लोग इतने लकी नहीं थे, उनके लिए ये बिल्कुल अलग था। जेराल्ड की तत्काल मृत्यु हो गई। प्रिया अधिक भाग्यशाली थी क्योंकि वह दूर थी, लेकिन अगले दिनों में उसका भाग्य कुछ भी अच्छा नहीं था। उसे ऐसे ही समुद्र तट पर सहना और सहन करना पड़ा जहां वह अब एक प्रतिष्ठित भगवान नहीं रही, जहां देवता आदर्श थे और जो भी आदर्श थे उन्हें मार दिया जाता था। उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह बमुश्किल सीमा पार के क्षेत्र में वापस सर्प में गया, जहां उसे कुछ सुरक्षा मिल गई, और जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके साथ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग मारे गए थे। कुछ देवता थे जो आपातकालीन स्थिति के मामले में अलग अलग जगह रह रहे थे, लेकिन बस इतने ही। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी और न ही उनकी ताकत। वेरिटास पर प्रभावोत्पादक प्रभाव था, वह भी बदला हुआ टुकड़ा। उसने यह नहीं बताया कि डेमियन कहाँ है, और जेराल्ड के बिना वह वेरिटास ग्रैंड एल्डर्स के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। यह निजीकरण था, लेकिन यह वास्तविकता थी। उसे अपने दांत पीसने पड़े और अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को दबाना पड़ा। गुप्त क्षेत्र बंद होने में अभी भी बाकी था। क्या उसे बस बैठा रहना चाहिए था और तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक वह स्वर्गीय दुनिया में वापस नहीं आ सकता था और उसके बुजुर्गों की स्थिति की रिपोर्ट नहीं कर सकता था? नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो न केवल वह मर जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी और उसे मृत्यु में भी शांति नहीं मिलेगी। यदि वह जीवित रहने की इच्छा रखता है तो उसे ऐसे प्रयास करने चाहिए जो वेरिटास के खिलाफ उसकी असफलता की संतुष्टि कर सके। इस प्रकार उसके वंश को कुछ लोगों के साथ छोड़ दिया गया। उसे अनाथालय के लिए अज्ञात क्षेत्र में ले जाया गया। फाइनल में सफल होने से पहले प्रिया ने वहां कई दिन बिताए। वह ज्यादातर समय छुपी हुई थी, जेराल्ड को मारने वाले जीव की तरह क्लिशू से डरी हुई थी, लेकिन कम से कम वह क्यूशू फेडरेशन की टीम की तुलना में डॉल तंत्र के बारे में अधिक बताई गई थी। उस ज्ञान के साथ वह अविश्वसनीय गति के साथ अपनी अभियान टीम को गहराई तक ले गया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उन्होंने कई मठों के आवास और प्रयोगों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जो स्वर्गीय दुनिया में मौजूद नहीं थे। ऐसे संसाधन वैज्ञानिक जिससे स्ट्रेया कबीले को लाभ होगा, और कुल मिलाकर अच्छी प्रगति हुई। आज का दिन किसी और दिन से अलग नहीं था, या कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। वे कुछ समय से एक ही दिशा में यात्रा कर रहे थे और रास्ता तय करने में लगभग समय लग गया था, इसलिए वे क्यूशू फेडरेशन ग्रुप में नहीं थे। हर कोई सावधान रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रिया ने दी चेतावनी जो वह अब तक कई बार दे चुकी हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि उन्हें कितना जीवित रहने की जरूरत है, और चेतावनी की बौछार के बावजूद उसके समूह में किसी ने शिकायत नहीं की। कुछ समय तक अज्ञात क्षेत्र में रहने के बाद उन्होंने एक वयस्क व्यक्ति के लिए काफी कुछ देखा। यह शास्त्रीय बहुत साम्यवादी था। स्वर्गीय दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां देवता इतनी आसानी से मर जाएं। यहां तक कि जब उनकी मौत हुई तब भी यह आम पर या किसी तरह की एक बड़ी घटना थी या एक द्वंद्व था जो उनके अंत का कारण था। इच्छा जो भी हो, वे अगली लड़ाई के बाद मर जाएंगे। यहां लड़ाई जैसी कोई बात नहीं थी। अपने स्तर पर यदि वे गलत प्राणी या जीव के बहुत निकट पहुंच जाते हैं तो उनकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। उन्हें शायद तब तक पता भी नहीं चलेगा कि वे मर चुके हैं जब तक वे खुद को परलोक में न पालें। फिर भी अब तक उद्धृत सावधानी से वे जीवित जीवन में सफल रहे। यह कोई सावधानी नहीं थी जिसे वे रखना चाहते थे।
इस कहानी की मूल उपन्यास बिन मूल से फोटो हुई हैं। वे लघु वर्षावन में घने घने जंगल वाली लंबी और मोटी नाव के बीच से अपना रास्ता तोड़ गए। यह बात बिल्कुल इस तरह से है कि अंजलि हंटर डार्क से उनका पीछा कर रही है। यह समय है। डेमियन मुस्कुराया। सच कहूं तो उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उनके काम नेचुरल नाटक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ तत्वों को एक साथ लाया गया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो जाल तैयार किया था वह बाहरी लोगों को मारने के लिए गायन तंत्र का पूरा लाभ उठा रहा था, जो कि कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस प्रक्रिया की शुरुआत सरल थी। वर्षा के बिना वर्षावन कैसा? डेमियन को रॉकेट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में 1 साल से अधिक समय लग गया था, और हालांकि उसने बाहरी दुनिया से अनाया को कई महीने पहले ही पहचान लिया था, लेकिन सतह पर समुद्र तट में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। ये अजीब था, है ना? जब उन्होंने इस मामले की सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि इस क्षेत्र का वास्तविक मौसम नहीं है। यह दिन और रात के चक्र के साथ बनाया गया था, लेकिन इसकी मौसम की स्थितियां मौसम की परवाह बिना स्थिर बनी हुई है। तो फिर प्रवचन तंत्र वर्षावन में विकसित होने में असमर्थ क्यों था? किसी भी प्रकार की मौसम की स्थिति के बिना यह असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उत्तर सरल था। यह अब तक आ जाना चाहिए। डेमियन ने कुछ दिन पहले कैरा लगाया था। अपने स्थान से यहाँ पर रहने वाले समय को ध्यान में रखा गया, वह निकट आ गया था। उन्होंने प्रिय की पार्टी पर नजर डाली। वे लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर थे। वे चारे के अत्यंत निकट थे। मैं करीब से देखना चाहता हूँ, लेकिन ये शर्म की बात है कि अगर मैंने कोशिश की तो मैं मर गया। उसने कंधे उचकाए और ऐसा होता हुआ देखा। लैंड पर एक छाया दिखाई दी, जिसने अपने आकार से लाखों किलोमीटर वर्षावन को नष्ट कर दिया। आकाश में बादल उसके भार से छंट गया, और नीचे बैठे लोगों की आंखों में एक जीव की पुष्टि दिखाई देने लगी। गॉडबिस्ट थंडरबर्ड। दिव्य आश्रम से परे एक सुविधा। एक ऐसा सिद्धांत जिसने स्वर्ग में अपना स्थान स्थापित किया और अनगिनत रक्तवंशियों में से एक बन गया, जिसने सभी ईंटों का आधार बनाया। यह एक सच्चा ईश्वरवादी था, शायद अपनी तरह का पहला। जब डेमियन ने अपनी खोज की तो वह लगभग अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को रोक नहीं सका, लेकिन उसकी ताकत के कारण उसे मजबूर होना पड़ा। इसके बजाय जब यह आपनिटी का पालन कर रहा था तो वह दूर से इसे ध्यान से देखने में बहुत समय की सुविधा देता है। यह मुख्य रूप से बड़े मांसाहारी जानवरों का शिकार करता था, लेकिन सिल्वर मून लीफ ने एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों के लिए एक प्राकृतिक स्थान बनाया था। ये थंडरबर्ड एक स्वादिष्ट व्यंजन की तरह था, और जब डेमियन को इस तथ्य का पता चला तो उसने तुरंत पूरी योजना स्थापित की जिसे वह वर्तमान में कार्यान्वित कर रहा था। दरअसल जब तक प्रिया और बाकियों को पता नहीं था, वे अभी सिल्वर मून लीव्स से वंचित थे। और जैसे ही थंडरबर्ड उन्हें इकट्ठा करने आया, उसकी प्राकृतिक क्षमताएं सक्रिय हो गईं। इस क्षेत्र में थंडरबर्ड की भूमिका थी जिसे प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका। यहाँ मौजूद है समृद्ध अलौकिक तंत्र का कारण। यह बारिश थी। थंडरबर्ड की उपस्थिति से निर्देशित पानी की बौछारें हवा से गिर गईं। उसके शरीर के नीचे सब कुछ भारी वर्षा में डूबा हुआ था, और जैसे ही वर्षावन पर धुंध छा गया, अनंत जीव अपने छिपने के स्थान से बाहर चला गया। यह योजना का पहला कदम था। थंडरबर्ड को इंसानों की परवाह नहीं थी। यह पुरस्कार लेने के बाद ही यह सामने आया। लेकिन बाकियों का क्या? डेमियन ने सुनिश्चित किया कि वे उनके द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट शिकार को नहीं जाने देंगे।